हैं इसी तरीके से आपके पेरेंट्स भी कभी आप पे डांटे तो क्या वो जिंदगी भर आपको डांट रहे होते हैं? तो एक ही बार डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे। तो आई थिंक पीपल हैव स्टॉप बिकम अ लिटिल इनटॉलरेंट कि यार मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, आज तक मेरे बाप ने मुझसे ऐसे बात नहीं करी। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जब आप जॉब कर रहे हो तो आपने एक ऐसा विकल्प चुना है जिसमें आपको थोड़ा टाइम पेशेंस और टॉलरेंस रखना पड़ेगा। अभी सुनते रहो, मजेदार हो रहा है। ये 1 करोड़ लोगों ने मिलके 1,81,000 करोड़ का लॉस किया है। थोड़ा अंदर जाओ, थोड़ा सा जर्नी विद इन करो और सोचो कि आपके हाथ में कौन से फैक्टर है जिसको आप मूव कर सकते हो। हम लोग फाइनेंसर जब देखते हैं यही देखते हैं कि मेरे हाथ में क्या नहीं है, और वहां से इनसिक्योर होते रहते हैं, डरते रहते हैं और अपने एंजाइटी को बढ़ा लेते हैं। स्ट्रेस का डेफिनेशन है ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स व्हिच यू कांट कंट्रोल। तो मार्केट्स गिर गई। ईरान ने इजराइल पर, अब तुम क्या जाके नेतन्याहू से बात करोगे या वो खिमेनी से बात करोगे कि भाई मत लड़ो? तुम तो नहीं कर सकते ना, या मोदी जी भी नहीं कर पा रहे, कोई भी नहीं कर पा रहा। नो ग्लोबल लीडर इज एबल टू डू दैट। नो ग्लोबल लीडर। अभी क्या बच्चों ने ना सिर्फ पिछले 4 साल में बुल रन देखी है, किसी दिन ऐसे गिरी ना परपेंडिकुलर नीचे तो ये सारे आधे सुपड़े साफ हो जाएंगे, भाग जाएंगे छोड़ के, तो हम लोग बचेंगे उस टाइम। कौन से तरह के लोन्स लेने चाहिए और कौन से तरह के लोन्स नहीं लेने चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर बिटवीन 20 to 30 ईयर ओल्ड। सी एनी लाइफस्टाइल लोन शुड नॉट बी टेकन। अगर आपको कोई चीज उधार पे खरीदनी पड़ रही है तो आप उसके लायक नहीं हो। दीपक पारेख जी, who was the founder in a way of HDFC, उनकी एक इक्वेशन है, बहुत सुंदर इक्वेशन, योर हाउस कैन नॉट बी मोर देन 4 to 5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते भी हैं और बहुत पॉपुलर है। वो ये कि घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए। देखिए इसके नाम वेरिड आंसर्स हैं। नमस्कार, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमारा बहुत क्लियर एम है कि आपको आपकी द जर्नी विद इन करने में मदद कर सकें, आप खुद को बेहतर समझ पाएं। आज आप अपनी लाइफ में जो सोच रखते हैं, अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ में जो आपके साथ इवेंट्स हो रहे हैं, जो आपकी परिस्थितियां या सिचुएशंस हैं, उनको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। जब आप इसकी गहरी समझ पैदा करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है आपकी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करना, क्योंकि तब आपको समझ में आ जाता है कि आपको कौन से वो स्टेप्स लेने हैं, कौन से वो एक्शंस लेने हैं, जहां से आप अपनी लाइफ को मास्टर कर पाएंगे और अपने सपनों को रियलिटी में बदल पाएंगे। हम इस पॉडकास्ट के थ्रू बार बार हर एपिसोड, हर एक्सपर्ट के साथ आपके पास ये लर्निंग लेके आते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आज सिचुएशन है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है। हमारी आदत है लाइफ में ब्लेम बाहर की तरफ शिफ्ट करने की, बट इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको वो लेंस मिलेगा जहाँ से आप इंटरनलाइज कर पाएँ चीज़ों को और वहाँ से समझ पाएँ कि आपके हाथ में क्या है और उस पर फिर मेहनत कर पाएँ, उस पर काम कर पाएँ। आज के इस एपिसोड में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं फाइनेंस के लेंस से। फाइनेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दृष्टिकोण है, लेंस है, जहाँ से हम अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे वो थॉट्स कहाँ से आते हैं, कौन सी गलत हमारी सोच है, अबंडेंस माइंडसेट क्या होता है, अबंडेंस माइंडसेट बनता कैसे है, स्किल बिल्डिंग का कितना रोल है। अगर आप 20 ईयर्स के हैं, आप अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं, तो आप फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करें। अगर आप मिडिल एज में हैं तो फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होता है, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है, और भी बहुत सारी फाइनेंस रिलेटेड इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन हमने की है जो आपका माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट कर देगी जिस तरह से आप पैसे को देखते हैं उसके बारे में। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक केस स्टडी, एक एक एग्जाम्पल जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, वो आपको ट्रूली और डेफिनेटली एनरिच करने वाला है आपकी फाइनेंशियल नॉलेज में। आज हमारे साथ हैं संजय कथूरिया, जो कि एक बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच हैं। 16 ईयर्स इन्होंने कॉर्पोरेट में नौकरी की और उसके बाद एट द एज ऑफ 39, सिर्फ 39 साल की उम्र में ये कम्प्लीटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए। इनकी जो स्टोरी है, इनकी जो जर्नी है और इनकी जो गाइडेंस है, उससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है
और आज हम द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि अपने पर्सनल फाइनेंस गोल किस तरह से बनाएं, क्योंकि अब ये साल ख़त्म होने जा रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। तो आई एम श्योर आप सभी के भी बहुत बड़े और छोटे सवाल होंगे, जिनमें से फाइनेंशियल गोल्स बनाना, पर्सनल फाइनेंस को स्ट्रेंथन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। और आजकल मार्केट में बहुत सारे नए तरीके हैं इन्वेस्टमेंट्स के, ट्रेडिंग के, उसके बारे में भी बात करेंगे। और भी बहुत सारे मिथ्स और आपकी फाइनेंशियल जर्नी को कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आसान बना सकते हैं। So let's meet Sanjay Kathuria on the Journey Within podcast. Hi Shobha, thank you so much. Thank you for coming. And आपकी स्टोरी इतनी रिलेटेबल भी है, ब्यूटीफुल भी है, इंस्पायरिंग भी है। रिलेटेबल इन द सेंस कि आज के समय में आई एम 36 नाउ, और मेरी उम्र के जो लोग हैं और जो यंगस्टर्स हैं, हर कोई 35, 40, 45 पे रिटायर होना चाहता है ना। वो एक नया सपना बन गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले 60 की उम्र में हम रिटायरमेंट सोचते थे, और पोस्ट रिटायरमेंट एक जिंदगी स्लो और आप ग्रैंड पेरेंट्स बन गए वैसा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लोग 30-35 पे रिटायर होके कुछ और भी करना चाहते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन गया आज की डेट में, और आपने वो अचीव कर लिया। आपकी इतनी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है कि मैं 39 ईयर्स पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है और कैसे बन सकते हैं? तो शोभा देखिए, जैसे आपने लिखा जर्नी विद इन, सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो अ जर्नी। द प्रॉब्लम इज एवरीबडी इज रोमांसिंग द आउटकम कि ओ माई आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। पर नोबडी इज थिंकिंग कि इसको करना कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके स्टेप्स क्या है। तो क्योंकि मैं वेल एजुकेटेड था फाइनेंस में, मेरा एक बैकग्राउंड रहा, मेरा फैमिली जो एनवायरनमेंट था वैसा रहा था, तो मैं उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिजाइन कर पाया, और डिजाइन करने के बाद रीजनेबल प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ अचीव भी कर पाया। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि जब आप काम स्टार्ट करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ लोग 3 लेवल्स पे स्टार्ट करते हैं। या तो वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जहां आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती। जैसे मैं कहूँगा कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया। मेरे पेरेंट्स मेरे फादर कोई बहुत सुपर रिच नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली, ONGC में नौकरी, सरकारी नौकरी, 2 बच्चे, वाइफ, मम्मी हाउस वाइफ। सो वी स्टार्टेड, द बेस्ट दे कुड गिव अस वाज एजुकेशन, तो दे डिड दैट। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज, जहां पढ़ना है, जो करना है कर लो। सो मेरे को लगता है हम जीरो से स्टार्ट हुए, और हमारे लिए अब रेस 0 पॉइंट से स्टार्ट हो। कुछ लोग ऑब्वियसली रिच होंगे, कुछ के बैकग्राउंड्स बेटर होंगे, तो वो थोड़ा आगे से स्टार्ट करेंगे। और कुछ लोग जो होंगे जिन पे लाइबिलिटीज होंगी, परिवार थोड़ा सा पुअर होगा, तो उन पे नेगेटिव से स्टार्ट होगा, पीछे से स्टार्ट होंगे। तो आपकी कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। अब जब आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, तो बहुत लोग 9 to 5 को ट्रैप बोलते हैं, 9 to 5 को गलत बोलते हैं, जॉब्स को गाली देते हैं। मुझे लगता है जॉब्स को गाली देने की जरूरत नहीं, बिकॉज 90% या 95% भारत हमेशा जॉब्स करेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना सबके बस की बात नहीं है। या तो वो उनके नेचर का स्वभाव नहीं है, या फिर उनके पास पैसे नहीं है, या उनके पास करेज नहीं है। अच्छा, बन के भी उसको सस्टेन करना। Yes. क्योंकि मैं अब जो देख रही हूँ, बहुत सारे पिछले 5 साल का अगर आप डेटा उठा के देखें, तो 2 साल 3 साल के एंटरप्रेन्योर्स बहुत हुए, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया और कुछ और कर लिया। राइट, सस्टेन नहीं कर पाया उसको। कहीं तो रोड मैप में गड़बड़ी है, कहीं वो एक हड़बड़ी भी नजर आती है, कहीं लैक ऑफ आइडिया, मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट इट्स नॉट एन ईजी गेम। देखिए मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डॉग लाइफ, कुत्ते वाली जिंदगी होती है। कुत्ते वाली जिंदगी इसलिए नहीं कि कुत्ते वाली होती है, इसलिए होती है बिकॉज इट्स शॉर्ट लिव्ड। अ डॉग डजंट लिव वेरी लॉन्ग। तो काफी जगहों पे एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ जो है काफी शॉर्ट लिव्ड होती है, अगर वो पिवट नहीं कर पाते या फिर इंप्रूव नहीं कर पाते, इंप्रूवमेंट साइकिल्स नहीं लेके आ पाते। तो इसीलिए भारत में, जैसे मैं IIT में क्लास ले रहा, IIT दिल्ली में, अराउंड अबाउट 150 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। और मैंने वहां पे पूछा लोगों से कि आप में से, बच्चों में से, कि आप लोग में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो 7 हाथ खड़े हुए, 7 आउट ऑफ 150। यस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट IIT दिल्ली, जिनमें सबको पता है कि यार मरे पिटे रोए गिरे कुछ ना कुछ जॉब लग जाएगी अगर हमने 2 साल मेहनत कर ली। पहले तो फंडिंग बहुत आराम से मिलेगी, हमारे नाम के आगे IIT दिल्ली है, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हमारे पास सब कुछ है। उसके बावजूद भी 150 की क्लास में से 7, मतलब करीबन 4 से 5% लोग ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बाकी सब बोले यार अपने नौकरी करेंगे, 10 लाख की लगी, 20 लाख की लगी, 50 लाख की लगी, IITs में जितने की लग गई। वो ऑब्वियसली रिसेंटली अब थोड़ा इशू हुआ है कि लोगों को नौकरी नहीं लग रही है वहाँ पे, बट अपेरेंटली ये वहाँ का माइंडसेट है। और ये माइंडसेट अगर IIT का है, तो आप समझ लीजिए कि हर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का यही माइंडसेट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे IIT में आते हैं जो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, जिनके ऊपर लाइबिलिटीज होती है, जिन्होंने लोन लिया होता है, जिनके पेरेंट्स ये अपेक्षा लगा के बैठे होते हैं, बेटा जिस दिन पास करेगा उस दिन से कमाएगा तो मेरे को घर पे पैसा देगा, एक एनवेलप आएगा जिसमें मेरे पास एक चेक होगा, या मतलब NEFT ट्रांजैक्शन, पेटीएम, जो भी आएगा। तो इसलिए जो 9 to 5 है वो 90% भारत का विकल्प बनने वाला है। तो अब या तो आप उसको गाली दे दो, या आप उसी के थ्रू डिजाइन कर लो कि मैं आज तो 9 to 5 कर रहा हूं, पर एक टाइम पे आने के बाद मैं ये 9 to 5 नहीं करूंगा किसी और के लिए।
फिर हो सकता है मैं अपने लिए करूं। तो मैं जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ तो सब लोग को लगा यार अब तो ये फ्री हो जाएगा, कुछ करेगा नहीं। मैं आई थिंक डबल काम कर रहा हूं एज अ कंपेयर टू व्हाट आई वाज डूइंग जब मैं एम्प्लॉयड था। क्यों? क्योंकि नाउ आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। बट मेरे को टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है कि यार मेरा इस महीना कैसे जाएगा, अगला महीना कैसे जाएगा, इस महीने मेरे पास रेवेन्यू नहीं आया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं घर चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। वो सारे स्ट्रेस मेरे खत्म हो चुके हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास समय और पैसे, दो रिसोर्सेज हैं। समय फाइनाइट है, आप समय किसी से उधार नहीं ले सकते, कोई आपको गिफ्ट नहीं कर सकता। पैसे का आप आईपीओ लेके आ सकते हो, समय का आप आईपीओ भी नहीं लेके आ सकते। तो समय फाइनाइट है, तो हम अपना समय दे रहे हैं ताकि हमें एक इनफाइनाइट रिसोर्स मिले जो पैसा है। पैसा बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपना ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं, हम अपना फाइनाइट रिसोर्स एक इनफाइनाइट रिसोर्स के लिए ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट अ गुड डील फॉर अस। बेसिकली जॉब की अगर बात विच इज अ करें जॉब 9 to 5 जिसे हम कहते हैं। पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है इस टाइम पे। तो जब ये आपने स्टार्ट कर दिया और आप एक फिर गोल रख सकते हो कि एक्स नंबर ऑफ ईयर्स में मैं ये काम नहीं करूंगा, तब तक मैं अपना ह्यूमन कैपिटल डेवलप करूंगा, मैं अपने स्किल्स को डेवलप करूंगा और अपने फाइनेंशियल कैपिटल को भी डेवलप करूंगा, ताकि दोनों जब एक अच्छे पीक पे आ जाए तो मैं बाय बाय बोलूंगा और फिर अपने हिसाब से काम कर सकूं। बट मैं कहूंगा कि 9 to 5 को गाली नहीं देनी चाहिए, बिकॉज वो आपको सपना साकार करने में आज सबसे शॉर्ट सर्किट अगर कोई है तो वो यही है। मुझे लगता है जो 9 to 5 को हम इतना डिटेस्ट करने लगे हैं, जैसा आप कह रहे हो गाली देने लगे हैं, उससे जो एक माइंडसेट बनता है ना, वो बहुत प्रेशर वाला माइंडसेट बनता है, जिसमें फिर स्ट्रेस आता है आपकी जी। जॉब को लेके, एक नफरत पैदा हो जाती है अपनी नौकरी को जी लेकर। जी तो अगर हम उसको डिटेस्ट ना करें, उससे इतनी नफरत ना करें, तो शायद हम अपनी नौकरी को भी थोड़े से, मुझे लगता है, काम माइंडसेट से कर पाएंगे। बिल्कुल। एंड आई एम नॉट सेइंग कि नौकरी आसान हो जाएगी, वहाँ टारगेट्स नहीं होंगे, वहाँ जो आपकी रोजमर्रा की परेशानियां हैं, कभी कभी बॉसेस का एनवायरनमेंट, ऑफिस का एनवायरनमेंट, कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल्स आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपका जो खुद का माइंडसेट है, अगर आप उसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखो, एज अ टूल देखो आपकी आगे की लाइफ, जैसा आपने भी 16 ईयर्स तक नौकरी की, जी राइट? जी अब अगर उसे आप एक यूटिलिटी टूल देखो जो आपको आगे फ्रीडम दिला सकता है, तो आपका माइंडसेट जॉब को लेके भी चेंज हो सकता है। क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी को लेकर छोटा महसूस करते हैं। हाँ अगर आपके फ्रेंड्स हैं, वो उन्होंने कुछ काम शुरू कर लिए, वो आगे बढ़ गए, तो आपको लगता है कि मैं भी खुद का कुछ कर लूं, कोई छोटा बिजनेस शुरू कर लूं, क्लाउड किचन शुरू कर लूं, ऑल ऑफ दैट। श्योर। तो यहाँ पर हम वो नैरेटिव थोड़ा सा बिल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, और मैंने कुछ और एक्सपर्ट से भी बात की, तो नैरेटिव यही निकल के आता है कि जो नफरत वाला जो कल्चर पैदा हो गया ना, जिस वजह से हमको नौकरी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन और तकलीफ हो रही है। हमने रिसेंटली देखा कुछ ऐसे किस्से आ रहे हैं, इतने डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही हैं, जिसमें बहुत यंग बच्चे, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉब्स में प्रेशर नहीं है, डेफिनेटली होगा, लेकिन एक खुद के माइंडसेट, बिकॉज ओनली दैट थिंग इज इन योर हैंड्स, है ना? आप नौकरी चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतना प्रेशराइज महसूस करो कि आपको जिंदगी खत्म करने के अलावा आई डोंट नो व्हाट इट टेक्स, it is just so hurtful also to see all these things, but yeah, that is also a reality. बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, एक ना एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने 2 चावल के सेट रखे, और एक चावल के सेट से बहुत पॉजिटिवली प्यार से बात करता था, और एक चावल के सेट से बड़ी नफरत से और गुस्से से बात करता था। इट टर्न्ड आउट कि 30 दिन के अंदर वो जो चावल का सेट था जिससे वो नफरत और गंदी तरीके से बात करता था, वो काले हो गए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जापान में। तो इसका मतलब ये है कि जब आप, वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना राइस, तो अगर आप एक नॉन लिविंग थिंग के साथ भी जब ऐसा करते हो तो वो खराब हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो अगर आप अपने जॉब के साथ करोगे तो आपका जॉब भी काला पड़ जाएगा। आपको ये देखना है कि ये एक जर्नी का पार्ट है, और हर जर्नी के पार्ट में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, टॉलरेंस लाना पड़ता है, और ये आपको लार्जर थिंग्स के लिए प्रिपेयर करता है। दूसरा है, हम कभी भी ना कोई भी चीज प्रपोर्शन में नहीं देखते हैं, हम हमेशा एक कोई भी चीज एब्सोल्यूट में देखते हैं। इसका मतलब समझाता हूँ। आज मैं लोगों से पूछता हूँ, वो समझिए 20 डेज वो जॉब पे जाते हैं, 20 डेज में मतलब वो 200 घंटा मोटा मोटी काम करते हैं, ठीक है? बॉस अगर उनको, लोग 20 डेज जॉब पे जाते हैं, 20 डेज में अप्रोक्सीमेटली 200 आवर्स वो काम करते हैं। अब 200 आवर्स में स्ट्रेस टाइम कितना होता होगा? क्या वो टोटल 200 आवर्स का स्ट्रेस टाइम है? तो बॉस ने डांटा, बॉस ने कुछ बोला, रिव्यू हुआ, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ नॉट मोर देन 5-6 आवर्स आउट ऑफ दैट 200 आवर्स। 200 घंटे में से 6-7 घंटे ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा स्ट्रेस देते होंगे, बाकी 194 घंटे आपको काम करना है। पर वो 6 घंटे आपके माइंड में इतना ज्यादा एंग्रेन हो जाते हैं, इतना ज्यादा इंपैक्ट कर देते हैं कि देन यू कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ टेकिंग योर ओन लाइफ। तो मैं ये कहता हूं लोगों से कि आप है ना, कोई भी चीज को एब्सोल्यूट में मत देखो। जैसे मैंने भी जहां पहले काम किया, काफी बॉसेस अलग अलग तरीके के होते हैं, डांट पड़ती थी, जोर से बोलते थे, चिल्ला के बोलते थे, पर हम यही देखते थे कि यार अगर 30 दिन है, 30 दिन हमने काम किया, महीना भर हमने काम किया, तो 10 बार उन्होंने तारीफ भी की होगी मेरी, 10 बार अच्छा भी बोला होगा, और एक बार नाराज हुए होंगे या 2 बार नाराज हुए होंगे।
तो इसी तरीके से रिलेशनशिप्स हैं, इसी तरीके से आपके पेरेंट्स भी कभी आप पे डांटे तो क्या वो जिंदगी भर आपको डांट रहे होते हैं? तो एक ही बार डांटेंगे, 2 बार डांटेंगे। तो आई थिंक पीपल हैव स्टॉप बिकम अ लिटिल इनटॉलरेंट कि यार मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, आज तक मेरे बाप ने मुझसे ऐसे बात नहीं करी। अरे आपके फादर आपको सैलरी थोड़ी देते थे, वो आपको सैलरी दे रहा है। तो ही विल हैव सम एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ। और अगर आपको रियली लग रहा है कि यार ये नंबर जो है 200 घंटे में से 100 घंटे पिटाई हो रही है, तो देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस, जस्ट शिफ्ट द प्लेस, चले जाओ, मुंह छोड़ के कहीं और चले जाओ। तो आई थिंक ये लोगों को समझना पड़ेगा कि जब आप जॉब कर रहे हो तो आपने एक ऐसा विकल्प चुना है जिसमें आपको थोड़ा टाइम पेशेंस और टॉलरेंस रखना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके बताया। एक तो पेशेंस और टॉलरेंस का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ से आपका स्ट्रेस डिसाइड होगा कि आप कितना लोगे और कब तक लोगे और कैसे आपका वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ से आप यू आर ब्रेकिंग अवे। उसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पे है वो करेज की भी। आपने कहा कि 100 आवर्स अगर आप स्ट्रेस हो रहे हो तो आप कहीं और मूव ऑन कर लो। हाँ, ये बात भी सच है कि शायद इतने जॉब्स नहीं हैं, जॉब मार्केट में भी एक रिसेशन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ करेज आल्सो। और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एक क्वेश्चन है कि आपने कितना अपने आप को तैयार किया हुआ है एक ब्रेक लेने के लिए या फिर एक सबैटिकल लेने के लिए, या फिर उस टाइम तक वेट करने के लिए जब तक आपको दूसरा कोई ऑप्शन मिलता है या नहीं। जी जी बिल्कुल। सी देखिए, दैट्स वेयर फाइनेंशियल प्लानिंग कम्स वेरी हैंडी। ऐसी सिचुएशंस को आप तब तक नहीं हैंडल कर पाओगे जब तक आपके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी डे 1 पे नहीं आएगी। आप समझो, जॉब जिस दिन ज्वाइन करोगे, कोई भी आपकी तनख्वाह हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है, 2.5 लाख भी हो सकती है। आपका पहले दिन जो है, आपका वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं डेवलप होगा। इट इज अ जर्नी, यू हैव टू टेक दैट जर्नी, बट यू हैव टू डेवलप इट। नहीं तो आप ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में हमेशा रहोगे। तो इसीलिए अगर आप एक राइट तरीके से अपनी जर्नी को बिल्ड करते हो, राइट तरीके से अपने सिक्योरिटीज बिल्ड करते हो, तो यू कैन ईजिली, वेरी इजीली कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ जो स्ट्रेस वाली सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जॉब के अंदर। तो संजय, अगर कोई शुरुआत कर रहा है अपनी नौकरी की और बहुत छोटी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपए से शुरू कर रहा है, वहाँ से हम इस कॉन्वर्जेशन को इवॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो बच्चे बहुत बड़े कॉलेजेस में नहीं पढ़ रहे हैं, आप अगर कॉलेजेस का रेशियो भी देखो तो शायद 5% ही आपके प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, बाकी 95% ऐसे ही इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर एवरेज सैलरीज पैकेजेस लग रहे हैं, अगर प्लेसमेंट हो रही है तो, वरना नहीं हो रही है, लोग खुद से जाके जॉब्स ढूंढ रहे हैं, राइट। सो 20-25 हज़ार को एक इनकम लेके चलते हैं और वहाँ से फाइनेंशियल प्लानिंग की करने की कोशिश करते हैं उन लोगों के लिए कि वो कैसे अपना पाथ सेट करें और कितने साल उनको इस फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाने के लिए लगेंगे और कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो वो साथ साथ ट्राई कर सकते हैं, करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, हमारे साथ एक है ना बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। उस स्कैम ये हो गया है कि हमारे पेरेंट्स ने पहले बोला कि बेटा तुम 10वीं तक पढ़ लो तो सब ठीक सेट हो जाएगा। आप हंस रहे हैं, दैट मींस ये आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। आई थिंक एवरीबॉडी हैज बीन स्कैम्ड। हमारी जनरेशन तो स्पेशली। हाँ, आजकल थोड़ा माहौल बदल गया है। पेरेंट्स बच्चों को हॉबी क्लासेस और एक्स्ट्रा करिकुलर ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस के लिए भी एनकरेज कर रहे हैं। मिडिल क्लास पेरेंट्स तक एनकरेज कर रहे हैं। बड़ी जो अमीर लोग हैं उनमें तो खैर कैटेगरीज वेरी डिफरेंट, लेकिन अब मिडिल क्लास लोगों में भी वो एनकरेजमेंट आ रहा है। बट जिस टाइम में हम पले बड़े उस टाइम तो यही था कि आप 10वीं तक पढ़ लो। अच्छा, फिर 10वीं आपने करी तो बोले यार थोड़ा 12वीं तक पढ़ लो। फिर 12वीं पढ़ ली तो फिर हर जन के अपने स्ट्रीम्स है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी है, तो आपने ले लिया। फिर बेटा वहां तक कर लो, बेटा MBA कर लो। थोड़ा भारत को समझते हैं। ओनली 10% पीपल इन इंडिया मेक मोर देन 25,000 a month। यानी 90% जो भारत है ना, उसकी अगर आप GDP पर कैपिटा निकालो तो वो सब सहारन अफ्रीका जितनी है। जिसे हम बोलते हैं ना यार ये तो बहुत गरीब देश है सब सहारन अफ्रीका जो है। तो यानी 90% हमारा देश जो है वो सब सहारन अफ्रीका है, आप समझ लो। और जो 10% देश है उसमें लेवल्स है, उसमें कुछ USA है, कुछ UK है, कुछ सिंगापुर है, कुछ मेक्सिको है, कुछ ऐसा है। तो ऐसे टियरिंग है उसमें GDP पर कैपिटा के हिसाब से। GDP वाइज तो हम देश के दुनिया के नंबर 5 है, बट GDP पर कैपिटा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। हाँ, पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ा है ना। आप आज कहते हो मैं UK से आगे निकल गया, मैं जर्मनी के पास हूँ। जर्मनी की पॉपुलेशन ही कुल मिला के 7-8 करोड़ है। तो उनकी जो GDP है वो तो 7-8 करोड़ लोग की GDP है। हमारी GDP 140 करोड़ लोग की GDP है। तो इसलिए हमारा पर कैपिटा GDP बहुत कम है, इसलिए देश गरीब है। तो जो 10% आप अभी 25,000 से स्टार्ट किए, यानी आप टॉप 10% में हो, इट्स नॉट इनफ। आपको धीरे धीरे वो लैडर पहले चढ़ना पड़ेगा। मजेदार बात बताता हूं, अगर आपको देश के टॉप 1% में आना है कमाई करने वाला, आपके हिसाब से वो नंबर क्या होगा? पर मंथ इनकम पर मंथ पूछ लेता हूं। हाँ, जैसे 25,000 पर मंथ पे आप देश के टॉप 10 में आ रहे हो, पर अगर टॉप 1 में आना है 4 से 5 लाख, बस यू आर ऑलमोस्ट देयर। अप्रोक्सीमेटली 3.25-4 लाख का नंबर आता है कि 3.25-4 लाख अगर आप महीना कमा रहे हैं तो यू विल बी इन द टॉप 1% ऑफ द कंट्री। तो शुडंट योर एम बी टू बी देयर फर्स्ट कि भाई आज मैं 25,000 कमा रहा हूं। वैसे भी अगर आप 25,000 कमाते रह गए ना
आप गरीबियत से बाहर ही नहीं निकल पाओगे. इट इज वेरी डिफिकल्ट और इट विल टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत ज्यादा समय लगेगा. ठीक है, देखिए, या तो आप अपनी इनकम को बढ़ाइए या तो आप अपने गोल्स को ज्यादा समय दीजिए. दोनों में से आप ये नहीं कह सकते मैं इनकम भी नहीं बढ़ाऊंगा और गोल मेरे को मतलब 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में रिटायर होना है. आप 25,000 की तनख्वाह पाके 15 साल 20 साल में नहीं रिटायर हो सकते. पीरियड. लोगों को पता नहीं, कुछ यूट्यूब वीडियो देखनी हो, थंबनेल देखनी हो तो अलग बात है, पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप 20-25,000 की तनख्वाह के साथ जो है रिटायर नहीं हो सकते. हाँ, बट अगर आप सालाना अपनी तनख्वाह 10-10% बढ़ा सकते हो, कंटिन्यूसली बढ़ा सकते हो और कुछ सालों में जाके आप अपनी इनकम को अच्छा लेके जा सकते हो, देन देयर इज अ गुड चांस दैट यू विल बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. जो मुझे लगता है बहुत एक्सेसिबल और पॉसिबल भी है. यस, क्योंकि 10%, 7 to 10% तो मुझे लगता है हर किसी जगह पर आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है. बिल्कुल. चाहे आपकी करियर ग्रोथ, आपका स्किल लेवल, वो सब बढ़ा हो चाहे ना बढ़ा हो. 7 से 10% हम यूजुअली आमूमन तौर पर देखते हैं कॉर्पोरेट्स में एनुअल अपग्रेडेशन होता है. यस. और अब जो रिसेंट अगर मैं नंबर्स देखूं, क्योंकि अब हमारे पास मीडियम साइज एंटरप्राइजेस भी हैं. अब सिर्फ हम एमएनसी के डेटा की बात ना करें, क्योंकि इस तरह के एंटरप्रेन्योरियल एवेन्यूज भी बहुत ज्यादा हैं. वहां पे 25 से 30% एनुअल जंप होना आपकी सैलरी बहुत में, आसान है, सेम और बहुत ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, छोटी हाँ. कंपनीज में बहुत आसान बहुत है. आसान है. इनफैक्ट मैं अपनी ही कंपनी में देखूं, मेरे हस्बैंड जो कंपनी रन करते हैं, या मैं अपनी टीम की बात करूं, तो आप सैलरी 30% तक ऊपर बढ़ा के दे रहे हो 6 महीने 8 महीने के बिल्कुल सही. गैप मैं भी में. ऐसे कर रहा हूं, मेरे को भी कर मतलब, बट Right? बिकॉज दैट पर्सन हैज वैल्यू एडेड. उसने कुछ Correct. सीखा, उसने कुछ नया किया, उसने कुछ मेरी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तभी हाँ. जाके वो मैं उसको दे पाया, बेटर दे पाया पैसा. तो अगर आप एक यंग व्यक्ति हो जिसकी 25,000 की तनख्वाह लगे, डोंट वरी, इट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स नॉट योर एंडिंग पॉइंट. जिंदगी चालू हुई है, खत्म नहीं हुई है. तो आप यहां से पहले अपनी इनकम को ग्रो करने का विकल्प ढूंढिए कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी काम करता हूं उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू क्या ऐड कर सकता हूं. उसके लिए मेरे पास रिक्विजिट स्किल्स हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ कोर्स कर लीजिए. आज तो उडेमी पे 500 रुपए के अंदर आपको कोर्स मिलता है. स्किल शेयर जैसी प्लेटफॉर्म्स की आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन 1500-2000 रुपए में मिलती है. आप यार स्विगी पे 500-600 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए ऐसे उड़ा देते हो. आप ऐसे ही अमेजॉन और नेटफ्लिक्स पे पैसा दे देते हो. उनको देने की जगह इनको दे दो. ये आपको कुछ सिखा के चले जाएंगे, कुछ ऐसा करके चले जाएंगे जिससे आपकी स्किल बढ़ेगी और आपकी इनकम बढ़ जाएगी. सो बेसिकली जो स्टार्टिंग ग्रुप है, अर्निंग ग्रुप है, 20 to 25,000 का, उनको इन्वेस्टमेंट्स और पैसा बचाना और पैसा उड़ाना, स्पेंड करने से पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के बारे में बिल्कुल, सोचना चाहिए बिल्कुल. कि आप अपना स्किल कैसे. Yes. और ये बहुत ही सच बात है, क्योंकि हम दोनों के पास भी अपनी अपनी टीम्स है, और हम देख रहे हैं कि हम 6 महीने में भी 30%, 40% हाइक भी दे रहे हैं लोगों एक को. लड़के ने मुझे अभी ज्वाइन किया था 15,000 में 3 महीने पहले. आई हैव गॉट हिम टू 30,000 इन 3 months. अब ऐसी ग्रोथ वो कोई शेयर में नहीं कर पाता. Exactly. अगर वो कोई शेयर खरीदता 15,000 का, वो 3 महीने में 30,000 होने के चांसेस बहुत कम है. मतलब ऑलमोस्ट 1 out of million है. बट उसने अपने ऊपर मेहनत करी, उसने मेरे को वैल्यू ऐड करके दी, तो वो मांगा उसने 30, उसको मिल गया 30. उसको मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा देने में. बट उसने अपने आप को प्रूव किया, उसने वो स्किल सीखी, रिक्विजिट स्किल सीखी और मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया. सेकंड है कि जब आप स्टार्ट करते हो काम करना, उसी टाइम आप अपनी सिक्योरिटी क्रिएट करो. मैं ना इसका एक फ्रेमवर्क देता हूं सबको, बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है पर्सनल फाइनेंस का. 4 पिलर है पर्सनल फाइनेंस के. सबसे पहला है बजटिंग. मैं इसको कहता हूं BEII फ्रेमवर्क. तो पहला है बजटिंग, सेकंड है इमरजेंसी फंड, तीसरा इंश्योरेंस और चौथा इन्वेस्टमेंट. पहले आप बजटिंग करो. जैसे हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना चाहते हैं, तो गूगल मैप सबसे पहले हमारी करंट लोकेशन पकड़ता है. बिना करंट लोकेशन के वो यही नहीं बता सकता कि आप समझो आप गुड़गांव बैठे हो और आपको जयपुर जाना है, तो इफ इट कैन नॉट कैच यू आर इन गुड़गांव, इट विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ रूट टू जयपुर. तो वो सबसे पहले करंट लोकेशन. तो आपकी करंट लोकेशन आपका बजटिंग होता है. अब मैं जानता हूं कि अगर आज मेरे को समझिए 1 लाख लोग देख रहे हैं, तो 1 लाख में से 99,999 लोग बजटिंग करते ही नहीं होंगे. आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू. आज के इस एपिसोड में जाने से पहले मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए, और वो ये है कि द जर्नी विद इन पॉडकास्ट ने अपने 100 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं. हमने सेंचुरी मार ली है. 100 एपिसोड्स हम आपके लिए रिलीज़ कर चुके हैं. तो आप हमारा पॉडकास्ट की लिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पुराने एपिसोड्स को भी देख सकते हैं. ये जर्नी 100 एपिसोड क्यूरेट करने की जो हमने लगभग 2 साल में पूरी की, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने पर्सनली देखे. और आप में से जो भी लोग एक छोटी सी रील भी एडिट करते हैं, वो जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये पूरा एडिटिंग का प्रोसेस. और यहाँ पर सिर्फ एडिटिंग ही नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट बनाना, हर एपिसोड को इस तरह से डिज़ाइन करना कि आप लोग द जर्नी विद इन कर पाएँ. आप लोग इस एपिसोड का जो एकमात्र
उद्देश्य है, जो एम है, जो मिशन है, उसकी गहरी समझ पैदा कर पाएं और अपनी लाइफ में ऐसे मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर पाएं जहां से आप अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुंच पाएं। ये इस मिशन के साथ मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू किया और मुझे बहुत ही खुशी है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, इतनी प्यारी प्यारी बातें कमेंट सेक्शन में लिखी। इस पॉडकास्ट को आप में से कई लोगों ने एक थेरेपी की तरह देखा और कमेंट्स में हमें बताया कि कैसे आपकी मदद कर रहा है हील होने में। कुछ लोगों ने इस पॉडकास्ट को एक गाइड की तरह देखा, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली रीच आउट किया कि मैं उन्हें मेंटोर कर सकूं, कुछ लोगों ने इस पॉडकास्ट में अपने फीडबैक दिए, सजेशंस दिए, जहां से हम इसको और निखार पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस मिशन को और आगे तक ले जा सकें और ये जो मिशन है ना, ये और बड़ा हो सके और ज़्यादा लोगों में मैसेज पहुंच सके कि हमारे लिए द जर्नी विद इन करना, खुद को समझना, अपने अंतर मन को समझना, अपने आज की बेहतर परख रखना, उसकी ठोस परख रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब ये होना शुरू होगा ना, तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, ये दोनों हेल्थ एटलीस्ट इम्प्रूव होने लगेगी। आपका खुद से रिश्ता, आसपास वालों से रिश्ता, सक्सेस और फेलियर से रिश्ता, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, नार्सिसिज्म, अपनी खुद की ईगो एलिमेंट को बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि आपकी मदद होगी और आप एक बेटर पर्सपेक्टिव पैदा कर पाएंगे और आप एक बेटर इंसान हो पाएंगे। फिर आप वो अपना बेटर वर्जन अपने दूसरे रिश्तों में, अपने काम में, अपनी जॉब्स पर भी ले आ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेज एपिसोड। एक्चुअली लोगों को ये पता होता है कि मेरा इतने का लोन है, इतना मेरा हाउस रेंट है, इतना मुझे घर पे जो काम करते हैं उनको देना है, उसके अलावा उनका जो बाकी पैसा है उसका बजटिंग नहीं होता है। जो मतलब फिक्स्ड है हर महीने का कि ये कोई आपसे ले जाएगा या आपको किसी को देना है, आपकी लायबिलिटी है, वो तो आपको पता है कि ये मुझे इतना चाहिए मेरे बैंक में, बट उसके अलावा जो आपकी इनकम का पार्ट बचता है उसका मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग, जैसा आपने कहा, बजटिंग करते भी होंगे। आई वाज रिसेंटली अप्रोच्ड बाय अ पर्सन, उन्होंने मेरा कोई पॉडकास्ट देखा होगा तो लिंक्डइन पे, ही इज अ वेरी वेरी सीनियर पर्सन इन वन ऑफ द एम्बेसीज ऑफ इंडिया। In the sense, it's an foreign embassy, but it is in India. दिल्ली में उनका ऑफिस है. And from the जो इंडियन लोग होते हैं एम्बेसी में, उनमें वो टॉप पे है. And he is an ex banker. And he writes to me, I want to have lunch with you. अच्छा ठीक है यार, बहुत बड़े आदमी है, चलो मिलते हैं उनसे जाके. तो मैं गया उनके पास मिले. तो बोलते हैं कि संजय जी आपकी पॉडकास्ट से ना मैंने एक चीज़ सीखी. मैंने क्या? बोलते हैं मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, पर मैं बजटिंग नहीं कर रहा था. आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो फाइनेंस के फील्ड से है, जो एक्स बैंकर रह चुके हैं, and he's heading a very big embassy in India and he's also not budgeting. और वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई मैं बजट नहीं कर रहा था, पर आज जब मैं बजट किया तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को दिखी, जो मेरे लिए एक रेड फ्लैग था, वो था कि मैं महीने के 20,000 रुपए यूपीआई कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता वो 20,000 जा कहाँ रहे हैं. मुझे आप पूछ लो कि ये 20,000 गए कहाँ, तो मेरे को नहीं आइडिया, आई डोंट नो. तो जस्ट इमेजिन अ पर्सन, और ये सबकी परिस्थिति है. मैं जब भी एक बैच भी लेता हूँ अपना पर्सनल फाइनेंस पे, तो मैं देखता हूँ कि बच्चों सर 8,000 रुपए यूपीआई में जा रहे हैं, समझ नहीं जा रहा. मेरा भी ऐसे लाइट बल्ब मोमेंट हो रहा है, क्योंकि अगर मैं भी अपना टैली करूंगी तो मुझे लगता है उससे भी ऊपर जाएगा. क्योंकि हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए आजकल हम लोग फोन निकालते हैं और कर देते हैं. मतलब इट टेक्स अ सेकंड फॉर अस टू प्रेस दैट बटन और हमें पता भी नहीं वो हमारी जरूरत है या वो गया भी कहाँ. यस. तो ये जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही. बड़े एक्सपेंसेस मुझे पता है. मुझे पता है मेरा रेंट कितना है, मुझे पता है मेरी ईएमआई कितनी है, मुझे पता है मेरा बिजली का बिल कितना है, मेरे मेड की सैलरीज कितनी है, ये सब पता है मेरे को. पर डेविल लाइज इन डिटेल्स. वो जो 25-30 हज़ार रुपए का यूपीआई जा रहा है, वहां क्या बचत हो सकती है? अच्छा, ऑटो डेबिट इज द बिगेस्ट पेन इन द लाइफ. आपने ऑलरेडी 10 जगह सब्सक्रिप्शंस डाली हुई हैं, वो ऑटो डेबिट हो रहा है. अब आप सोचो, आपको पता ही नहीं है कि कहां पे ऑटो डेबिट हो रहा है. आज मैं अगर आपको ही बोल दूं कि आप अपने जरा सब्सक्रिप्शंस ले, तो आपको नहीं पता होगा. इट्स नॉट दैट आई वांट टू से कि आपको नहीं पता. इट इज अ सीन विद एवरीवन. कोई एक बेसिक एक्सेल नहीं मेंटेन करना चाहता कि यार मेरे ये 10 है ना ऑटो डेबिट्स लग रहे हैं और ये इस तारीख को लास्ट ऑटो डेबिट लगेगा. सो बेसिकली द जर्नी विद इन की लैंग्वेज में बोलूँ तो एक अवेयरनेस आती है बजटिंग से, आपको एक कॉन्शियसनेस आती है. सो यू कैन रियली गो बैक इनवर्ड्स एंड सी कि कहाँ पे मेरा बिल्कुल ही ना सोचने की वजह से या कम ध्यान देने की वजह से जो एक्सपेंस जा रहा है. एक तो हो गया इसका बजटिंग एस्पेक्ट. देखिए, एक्सटर्नल ब्लेमिंग है ना सबसे आसान काम है इस दुनिया में. मेरे इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ी, मार्केट क्रैश हो गई, ये तो एक्सटर्नल ब्लेमिंग हो गई ना. कि मैंने एक शेयर खरीदा, उसके बाद ये इजराइल ने ईरान पे मार दिया, ईरान ने इजराइल पे मार दिया, रिलायंस 8% नीचे गिर गया, इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, मेरा नसीब ही खराब है. मैं लक के ऊपर भी बात करूंगी आपसे, वो भी मेरे पास एक स्पेशल टॉपिक है. क्योंकि जब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो एक
चीज जो बार बार सुनने को मिलती है वो है लक। जी उनका लक था, उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी ले ली, वहां रेट्स जी, बढ़ गए, उन्होंने वो जी, वाले शेयर्स जी, ले लिए, वहां ऐसा जी, हो गया। जी, उनको लक से ऐसी जगह नौकरी मिल गई जहां पे इस तरह से सेविंग्स हो गई। जी, तो लक को भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं फाइनेंशियल वेल्थ ग्रो करने में, जी, एसेट्स ग्रो करने जी, में। जी। तो आपका यहाँ पे क्या थॉट है? तो एक्सटर्नल ब्लेमिंग इज इजी बट इंटरनल चेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो कॉन्शियसनेस वर्ड यूज हुआ है, पहले आपको कॉन्शियसनेस लानी है कि आपका बजटिंग क्या है। उसके बाद जैसे आपका बजटिंग आपने सेट कर लिया, आपने स्पेस क्रिएट कर ली बजट में, अपने हैप्पीनेस गोल्स के लिए स्पेस क्रिएट कर दी, आप ट्रिप पे जाना चाहते थे पर आप खर्चा गलत जगह कर रहे थे, वो खर्चा बचा के आपने पैसे बचा के ट्रिप कर ली, तो आप खुश हो जाएंगे। अब जब आप खुश होंगे तो आपका आउटपुट बेटर होगा। सेकेंड चीज है, आप यंग है, आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। अब ये जो लोगों ने, बच्चों ने सुसाइड किया या कुछ भी किया, अगर किसी के पास इमरजेंसी फंड होता 6-6 महीने 9-9 महीने का, तो वो क्या करते हैं? वो सोचते ठीक है यार, 6 महीने 9 महीने नौकरी नहीं लगेगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास 6 महीने का एक फंड पड़ा हुआ है। तो जब किसी के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता है, उसमें ताकत आ जाती है, क्योंकि वो सिक्योर, ये इंसान की एक रिक्वायरमेंट है कि उसको सिक्योरिटी महसूस करनी है। इसलिए लोग घर लेते हैं कि भाई मैं सिक्योर महसूस करता हूं कि मेरे को एक जगह मिल गई, अब मुझे यहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मुझे इसमें जो चीज लगती है संजय, वो ये है कि हमारे बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो इनसिक्योरिटी यस के वहां से आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इतने इनसिक्योर हैं इसलिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं जो कि फाइनेंसेस पे भी अप्लाई होती है। जी बहुत सारे खर्चे हम बिकॉज ऑफ आवर ओन इनसिक्योरिटी करते हैं। हम्म, बहुत सारी जगह पर पैसा बहाना जो होता है, या बहुत सारी चीजों को ले लेना, हम्म, जो भी है रिटेल थेरेपी भी जिसे अब कहने लगे हैं, हम्म, ये सब भी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी इनसिक्योरिटीज को हम बहुत ज्यादा फीड कर रहे हैं। यस तो आंसर हमें सिक्योरिटी में ढूंढना पड़ेगा। यस ये यस लड़ने की जगह कि मैं हाँ। कैसे खर्चा कम करूं, मैं इतना पैसा क्यों बहाता हूं, मैं अपना जोमेटो का बिल कट कर दूं, ये सब के साथ जूझने की जगह अगर आप अपनी सिक्योरिटी बिल्ड करने पे खर्चा करेंगे तो शायद वो एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है वहां पर। देखिए क्या है कि फाइनेंस इज एक्चुअली वेरी इजी। जो लोगों ने फाइनेंस, देखिए मार्केट में जो लोग फाइनेंस बेचते हैं ना, वो फाइनेंस कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्योंकि देन दे वांट यू टू फील कि दे यू रिक्वायर देम टू हेल्प देम। वैसे फाइनेंस इज वेरी सिंपल। पीपल हु हैव मेड लॉन्ग टर्म वेल्थ, जिन्होंने बहुत लंबा पैसा कमाया, बहुत सिंपल चीजों से बनाया। उन्होंने कोई बहुत मटर गश्ती नहीं करी है जिससे वो पैसा बनाया, बहुत सिंपल चीजों से आप देखोगे उन्होंने पैसा बनाया हुआ। तो आपने इमरजेंसी फंड, सेकंड पॉइंट आ गया इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। थर्ड पॉइंट आ गया फ्रेमवर्क का, वो है आपको इंश्योरेंस खरीदनी है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी। आपको पता है कि हेल्थ कॉस्ट इन इंडिया हैव गॉन अप ट्रिमेंडसली। पिछले 5 साल में हेल्थ कॉस्ट डबल हुई है, यानी 14% साल से बढ़ी है। और ये शुरू में यंग होते तो अपने को लगता है अपने को कुछ हो नहीं सकता, कुछ क्या होगा, हम तो मतलब एकदम स्ट्रांग है ये सब है, बट यू नेवर नो हेल्थ के साथ। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास राइट अमाउंट की होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस आप बाद में भी ले सकते हो। अगर आपके पास इमीडिएटली कोई लाइबिलिटीज नहीं है तो यू कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस अ लिटिल लेटर ऑल्सो, बट एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस अपनी रख लो, ताकि अब आपने 2 चीजें कर ली। आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, यानी कि अब आपको पता है मैं 6 महीने बिना तनख्वाह के भी जी सकता हूं, और आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले ली कि कल को मेरे को कुछ हो गया तो आई एम वेल कवर्ड। अब उसके बाद आप निवेश का काम चालू कर सकते हो। उसके बाद आपको जो इन्वेस्ट करना है, जैसे इन्वेस्ट करना है, गोल्स बना के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ ही शेयर करना चाहूँगी कि हमें डेटा से पता चला है कि 91% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो यदि आप उन लोगों में से हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ यूट्यूब एल्गोरिदम्स को पता चलता है कि हमारी ये कॉन्वर्जेसन एक महत्वपूर्ण कॉन्वर्जेसन है और ये बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। बहुत सारे लोग अगर यंगस्टर्स की बात करूं तो वो यहाँ भी अटके हुए हैं कि मुझे अपना पैशन परस्यू करना है, या मुझे कोई करियर स्विच करना है, या मुझे कंप्लीटली एक डिफरेंट स्किल सेट सीखकर एक डिफरेंट इंडस्ट्री में जाना है, तो मैं कैसे जाऊं? तो इमरजेंसी फंड जो है उसका एक आसान सोल्यूशन हो सकता है। कि आपके पास अपना घर चलाने के लिए, अपना मंथ चलाने के लिए 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का बहुत बड़ा टाइम होता है ये। 6-8-9 मंथ्स तो बहुत मजेदार टाइम होता है। और अगर आप जेन्युइनली किसी चीज में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है, तो 6-8-9 महीने, 1 साल में क्रैक कर ही लेते कर ही हैं। लोगे। एक अपॉर्चुनिटी, एक फुट इन द डोर जिसे कहते हैं, वो बेसिक तो बेयर मिनिमम पे आ जाओगे कि वापस आपके खर्चे निकलने चालू हो जाएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये आपको एम्पावर करती हैं, और कितनी बेसिक सी चीज है। अब आपको मैं मजेदार बात बताता हूं, ये हम ढूंढ रहे हैं दुनिया में कि हमें कौन सिखाएगा, क्या सिखाएगा। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी 2nd सेंचुरी BC में, बिफोर क्राइस्ट, मैंने बहुत रिसेंटली पढ़ी है वो किताब। 15 किताबों का सेट है वो। उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। ऑल ऑफ इट इज रिटन इन इट, कि आपको कैसे लोगों से बचना चाहिए, कैसे आपको फंड प्लानिंग करनी चाहिए, स्प्लर्जिंग नहीं करनी चाहिए। 10 पूरे कमांडमेंट्स हैं उसके, किसको देना चाहिए, नहीं किसको देना चाहिए, नहीं देना। तो एवरीथिंग इज रिटन देयर। तो ये जो है, आपको प्रिपरेशन चाहिए। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आपको रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू प्रिपेयर, यू डोंट रिपेयर। सो दैट्स हाउ फाइनेंसेस वर्क। सो इमरजेंसी फंड की हम जब बात कर रहे हैं,
एक इंसान जो भी कमाना शुरू कर रहा है 20-25 हज़ार की जो सैलरी पर हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो बजटिंग को एज अ टूल यूज़ करें तो धीरे धीरे करके एक फंड इकट्ठा किया जा सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जब आप कोई बड़ा सपना देखते हो अपने लिए, अपने पैशन को परस्यू करने का या कोई इंडस्ट्री चेंज करने का, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस और वो एक रनवे लेना पड़ेगा। अगर आप 25,000 20,000 की नौकरी पे हो तो आप ये मत सोचिए कि मैं 6 महीने में ही कुछ अपना इंडस्ट्री चेंज कर लूंगा और कुछ बड़ा मेरे साथ हो जाएगा। अगर आपके पास लायबिलिटीज हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे हमें घर में भी पैसे देने होते थे पहले दिन से, जब से कमाना शुरू किया, घर के खर्चे भी देखने होते थे और खुद के भी खर्चे, और फिर छोटे भाई हैं, पढ़ाइयों के खर्चे, सब कुछ देखने पड़ता था। तो मैं उनकी भी दुविधा समझ सकती हूँ, जो लोग एक बहुत कम इनकम कमा रहे हैं लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, क्योंकि मेरी भी बहुत बहुत छोटी आर्थिक स्थिति थी, लेकिन उछाल मुझे बहुत बड़ी मारनी थी। बिल्कुल। तो पर आपने उसके लिए अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाई होगी। एक्टिव इनकम बढ़ाई मैंने, उसके लिए हर एक उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जहां पे मेरे पास टाइम, जो आप कह रहे हो ना, एक फाइनाइट होता है, लेकिन जब आप एक यंग एज में होते हो तो आपके पास टाइम एक तरह से इनफाइनाइट होता है। आप कितना भी टाइम लगा सकते हो कुछ भी सीखने में। सही कह रहे हो, बिल्कुल राइट। तो उस टाइम मैंने हर एक उस अपॉर्चुनिटी को चेज किया जहां मुझे लगा मैं कुछ सीख लूंगी यहाँ से। तो चाहे वो छोटे छोटे स्टॉल्स में एज अ वॉलंटियर काम करना हो, चाहे वो छोटे छोटे स्टेज शोज करना हो और वहां से एक पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस लेना हो। फिर मैंने कभी एज अ करियर नहीं एंटर किया था कि मुझे एक शोज होस्ट करने हैं। इनफैक्ट आज से जब मैंने शुरू किया था 16-17 साल पहले, 20 साल पहले, हमारे पास कोई रोल मॉडल्स नहीं थे। अब तो हमारे पास कुछ ऐसे होस्ट हैं जो जिन्होंने ग्लोबल फेम पाया। अगर आप एलन डिजेनेरेस की बात करो, इंडिया में अगर मैं देखूं, मंदिरा बेदी, मनीष पॉल, इस तरह के अब हमारे पास ही हैं पिछले 5-7 सालों से, जिनको हम देख सकते हैं। बट व्हेन आई स्टार्टेड तो कोई भी ऐसा रोल मॉडल नहीं था, लेकिन अंदर से वो एक चाह थी कि मुझे अपनी स्थिति को बदलना है और मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ नया सीखना है। तो आप कई बार किसी चीज में सोच के नहीं जाते, बट आप वहां जाते हो तो आपको अच्छा लगने लगता है, आपका पैशन भी रिडिफाइन होने लगता है। राइट। तो ये सब करने के लिए ना आपको थोड़ा सा करेज लगता है। और साथ ही साथ एक जो प्लानिंग की आप बात कर रहे हो, और एक जो कहते हैं ना, बस कूद जाना और अपने ऊपर मेहनत करने का एक जज्बा, मुझे लगता है वो एक तरह से, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यूथ मेहनत नहीं करना चाहता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन, मुझे लगता है कहीं ओवर कैलकुलेटिव भी हो रहे हैं, कहीं पे एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हैं, कहीं पे एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक नहीं है। आजकल ये 6 महीने में स्टार बन गए वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, जो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा चल रहा है, और मैं उन यंगस्टर्स पे प्रेशर भी समझ सकती हूँ जिनके साथ के जो बैचमेट्स हैं वो सेलिब्रिटी हो गए हैं, वो इंस्टाग्रामर्स हो गए हैं, यूट्यूबर्स हो गए हैं, उनको लाखों रुपए की इनकम हो गई है। आई कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर कि यार पैशन बहुत लुक्रेटिव दिखने लगा है, सिर्फ दिखने ही नहीं लगा है, कमाने भी आप उससे बहुत ज्यादा लुक्रेटिव लगे हो, तो वो एक आपको दिमाग में उसके लिए रनवे छोटा हो सकता है, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत जल्दी हासिल करने वाली चीज है, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ, दैट्स नॉट द रियलिटी। तो थोड़ा सा रियलिटी चेक भी हमें लेने पड़ेंगे यहाँ पर, और तभी हम अपने फाइनेंसेस को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल। आपके एक्सपीरियंस से आई वांट टू नो दैट पर्सनल फाइनेंस के कौन से रियलिस्टिक गोल्स हैं फॉर द ईयर 2025? सबसे पहला गोल पर्सनल फाइनेंस के लिए 2025 के लिए है कि आप फोमो से बचिए। अब आप बोलोगे ये तो फाइनेंस का गोल ही नहीं है। मैं आपको 3 चीजें बोलूंगा जो फाइनेंस से कोई रिश्ता नहीं रखती, पर अगर वो नहीं है तो आप जिंदगी में कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं पा पाएंगे। और इसको मैं आपको स्टोरीज के साथ बताऊंगा। पहला है, आप फोमो से बचिए। ये जो है ना, मेरे दोस्त को पास लैम्बोर्गिनी आ गई, उसके पास फरारी आ गई, अरे ये तो कुछ ट्रेडिंग कर रहा है, ये तो कुछ कर रहा है, ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, ये देखो इन्फ्लुएंसर है, यंग है, 20 साल का है, BMW Z4 में घूम रहा है। आपने ना, अगेन यू आर रोमांसिंग द आउटकम, यू हैव टू सी व्हाट इज द इनपुट व्हिच ही इज गोइंग। एक साइना नेहवाल जो बैडमिंटन प्लेयर है, बड़ी अच्छी बात बोलती हैं कि आपने मेरे रिजल्ट्स तो देख लिए, मेडल्स तो देख लिए, पर आपने मेरे पैर के छाले नहीं देखे। तो पैर के छाले जो है ना, वो इनपुट है आपका। तो वो इनपुट होगा तो आउटपुट आएगा, और आउटपुट की कोई गारंटी नहीं हो। तो आउटपुट दिख गया हमें, तो हम बहुत तारीफ कर रहे हैं, वाह क्या बन गई, और देखो आज वो कितना पैसा कमा रही है, दिस दैट। बट उनके भी पैर के छाले थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी। तो फोमो मत क्रिएट कीजिए, बिकॉज यू रियली डोंट नो व्हाट इज लाइंग बिहाइंड। या तो बहुत एक्सट्रीम मेहनत करी होगी, या वो सब भाड़े पे होगा, सिर्फ दिखाने के लिए होगा ताकि वो पैसा बना ले। और इन दोनों केसेस में वो अपनी एक्टिव इनकम बना रहा है और आप पैसिव इनकम के लिए बिक रहे हो। वो तो अपनी एक्टिव इनकम बना रहा है, उसको तो रील के पैसे बन रहे होंगे, कोर्स बेच के पैसे बन रहे होंगे, ये सब करके पैसे बन रहे होंगे, आप उसमें फंस रहे हो, तो वो आपको प्रे कर रहा है, तो आप दूर हो जाओ उससे। तो पहला है फोमो से बचो। सेकंड है रिग्रेट से बचो। रिग्रेट आपके अंदर फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन लेके आता है। जब भी आप कोई पुराना डिसीजन याद करते हो, यार काश मैंने ना इधर गुड़गांव में घर ले लिया होता, आज वो 2x होता, अब ले ले, नहीं यार अब तो भाव बहुत बढ़ गए। अच्छा, फिर 3 साल बाद हम फिर से मिलेंगे, अच्छा क्या हुआ, अरे यार काश मैंने 3 साल पहले घर ले लिया होता। तो ये रिग्रेट्स है ना, आपको फाइनेंशियली प्रोक्रेस्टिनेट करता है। आपसे गलती हो गई, इट्स ओके, लर्न, टेक लेसन्स एंड मूव अहेड, बहुत सिंपल। और तीसरा चीज है, अपना फाइनेंशियल गोल पोस्ट मत बदलो।
अगर आज आप एक गोल पोस्ट बना लेते हो तो वो गोल अचीव करने के बाद क्या होता है, जैसे आपने सोचा कि मैं 10 साल में रिटायर होना है, 20 साल में रिटायर होना चाहता हूँ और मेरे पास 5 करोड़ का कॉर्पस है, फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, 10 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, आपकी तनख्वाह बढ़ गई, आप अच्छे पोजीशन पे आ गए, बोलते एक काम करते हैं यार, 20 साल बाद 5 करोड़ नहीं, अब अपने को ना 20 साल बाद 10 करोड़ चाहिए। तो आपने क्या किया, फाइनेंशियल गोल पोस्ट बदल दिया, पर आपका जो प्लान था वो तो 5 करोड़ के हिसाब से चल रहा था। अब आपको या तो टोटली प्लान फिर से चेंज करना पड़ेगा, और अगर आप प्लान चेंज करोगे तो देयर इज नो गारंटी वो प्लान वर्क करेगा, क्योंकि पिछले 10 साल से आपने प्लान करते हुए आए हो, आप सडन उसको जर्क दे दोगे। अगर आप रोनाल्डो को भी खिला रहे हो फुटबॉल में और वो गोल के पास आ जाए और गोल ही हिल जाए तो वो भी गोल नहीं मार सकता। तो यानी कि जब भी आप फाइनेंशियल गोल पोस्ट हटाओगे आप कभी भी सक्सेस नहीं ला पाओगे। तो ये 3 चीजों से अगर आप 3 चीजें मैनेज कर सकते हो तो फाइनेंस एक्चुअली इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ये एक अलग माइंडसेट आ गया है स्टॉक्स और ट्रेडिंग की वजह से, स्पेशली कोविड के टाइम में। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उससे पहले नहीं था, लेकिन कोविड में मल्टीफोल्ड हो गया है। बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारे यंग बच्चे, नॉट जस्ट यंग बच्चे, जो लोग 20-20 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में भी हैं, उन्होंने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और कई ऐसी हमने स्टोरीज भी देखी जिसमें वाकई 6 महीने में लोगों ने एक बहुत एक्सपोनेंशियल फिगर बना लिया, है ना। अगर 1 लाख डाला था तो 6 महीने में 10 लाख बना लिया, 20 लाख बना लिया, तो उससे और लोग एनकरेज हो गए कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये रियली पॉसिबल है? क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स के 20 टाइम्स रिजल्ट्स आना, और कितने लोगों के साथ ये होगा? देखिए, इसका आंसर मेरे से ज्यादा तो सेबी ने दे दिया है। उनकी 2 रिपोर्ट्स को मैं साइट करता हूं। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 3 साल में FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जिसे हम कहते हैं, उसकी ट्रेडिंग में 93% लोगों ने लॉस किया है। 93% लोग। 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने ट्रेडिंग की थी, जिसमें से 93% लोग यानी 1 करोड़ लोगों ने लॉस किया। सिर्फ 13 लाख लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट किया। ठीक है, अभी सुनते रहो, मजेदार हो रहा है। ये 1 करोड़ लोगों ने मिलके 1,81,000 करोड़ का लॉस किया। 1,81,000 करोड़, which is approximately equal to, you can say, $20 billion। ठीक है, तो $20 billion का लॉस हो चुका है साल का, सॉरी 3 साल का। इस पूरे 1 करोड़ 13 लाख लोगों में से 1% लोग हैं, 1% यानी 1,13,000 लोग हैं पूरे भारत देश में जिन्होंने साल का 1 लाख या उससे ज्यादा प्रॉफिट किया। वाह, तो क्या ऑड्स हैं आप जीतोगे, बताओ? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सभी कह रहे हैं। मतलब ये तो लॉटरी की टिकट से भी कम बुरा हाल चांसेस है, बहुत कम बुरा हाल है। अच्छा, इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने कहा था इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें आप FNO करो, उसमें 70% लोग लॉस कर रहे हैं। और अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट जोड़ दो लॉस में, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कॉस्ट है, वो तो देनी पड़ती है। आप प्रॉफिट करो लॉस करो, देना तो पड़ेगा। तो 90% लोग लॉस कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, और वो लॉस 1 साल का 56,000 करोड़ है, 56,000 करोड़। टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी जो सबसे बड़ी म्यूनिसिपैलिटी है, उसका साल का बजट 30-35,000 करोड़ है। मतलब 2 साल का बॉम्बे तो हम 1 साल में ऐसे ही स्वाहा कर देते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो ये मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप अगर ये रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऑड्स ऑफ विनिंग आर वेरी लेस। तो मेरा यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि हमको अपनी पर्सनल रिस्क टॉलरेंस कैसे पता चलेगी, स्पेशली फाइनेंस के स्पेस में? देखिए, फाइनेंस के केस में आपकी रिस्क टॉलरेंस आप इंप्रूव कर सकते हो अगर आप नॉलेज लेके आओ। तो आपका रिस्क टॉलरेंस कैसे इंप्रूव होगा? जब आप वो पैसा बेट करोगे जो अगर 20% तक गिर गया तो आपको परवाह नहीं होगी। आपने अपना एक इमरजेंसी फंड बना दिया, आपने अपनी इंश्योरेंसेस क्रिएट कर ली, आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया। अब आपके पास महीने का 30,000 रुपए बचता है, जिसका कोई उपयोग नहीं है इस टाइम पे। आपने घर के खर्चे निकाल लिए, आपका एक फंड बन चुका है, आपका इंश्योरेंस बन गया। 30 नहीं, मैं कहता हूं 5,000 रुपए बचे, 10,000 रुपए बचे, कुछ भी बच गया। अब वो पैसा हो गया, उस पर आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, उस पर अब आप कह सकते हो कि ठीक है यार, इस पैसे को मैं लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए डाल सकता हूं। रिस्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन। जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा उतना रिस्क कम होगा। तो जो हम शुरू से एक थ्रेड हमने खोला हुआ है इस कॉन्वर्सेशन में, वो है स्किल बिल्डिंग का। हाँ। कि आप अपने ऊपर स्किल बनाएं और उस पर थोड़ा खर्चा करें। कहीं ना कहीं हम पर्सनल ब्रांडिंग की ही बात कर रहे हैं वहां पर भी, कि खुद को एक ब्रांड बनाओ जो मार्केट में एम्प्लॉयबल हो। अगर आप जॉब की मार्केट में जा रहे हो तो आपको एम्प्लॉय करना चाहे, आप डिजायरेबल हो, ताकि आप अपना आगे का रोड मैप तय कर सकें। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन यहाँ से निकल के आ रही है, दैट इज स्किल बिल्डिंग। उस पर बहुत ही पुरजोर तरीके से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी
इनकम को मल्टीफोल्ड्स बढ़ा सकते हैं Yes. अगर आप अर्ली डेज में करें। और कोई भी स्किल सीखते हुए बार बार अपने आप से सवाल मत करो कि इसका मुझे फायदा क्या होगा। एक रोड मैप होना चाहिए, एक रफ स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, बट मुझे नहीं लगता एट द एज ऑफ 18 आप ये जान भी सकते हो, अंदाजा भी लगा सकते हो कि आप 35 में क्या कर रहे होंगे। सी थोड़ा मैं इसको ऐसे कहूंगा कि आप है ना गोल ओरिएंटेड चलो। अगर आपने समझे यू जॉइंड एज एन एडिटर समवेयर, ठीक है, आपकी तनख्वाह 25,000 है, तो नाउ यू नो कि अगर मैं एडिटिंग में ही बेटर करूंगा तो मेरी 25,000 की तनख्वाह 50,000 भी हो सकती है। अगर मैं आज नॉर्मल एडिट्स करता हूँ, फिर मैं थोड़े हाई एंड एडिट्स करने लगूंगा, फिर मैं एनिमेशन करने लगूंगा, तो धीरे धीरे करके मैं 3 लाख रुपए की तनख्वाह तक पहुंच सकता हूँ। आई थिंक एवरी पर्सन इन दिस कंट्री शुड अस्पायर वर्क एंड वर्क लाइक अ डॉग, वर्क लाइक एनीथिंग, डोंकी, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हो, या वर्क लाइक अ ह्यूमन टू अचीव अ सैलरी ऑफ 2.5-3 लाख रुपीज। 2.5-3 लाख से नीचे ना आप एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी सकते इंडिया में। तो आप अगर 25,000 पे होते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड स्टार्ट, आप स्टार्ट करो। पर 25,000 को 2-2.5 लाख तक तो लेके जाना है आपको। 5 साल में ले जाओ, 6 साल में ले जाओ, पर जैसे आप वो 2.5 लाख पे ले जाओगे ना, देन इट इज अ सस्टेन्ड इनकम। बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको लगेगा कि इम्पॉसिबल सी कोई बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। Yes. आपने भी किया है, मैंने भी किया है, और बहुत सारे लोग जो 20-25 हज़ार से शुरू करते हैं वो एक्चुअल में ये कि कोई शायद 5 साल 6 साल में, कोई शायद 10 साल में, लेकिन लोग इस फिगर पर पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए अपने स्किल सेट पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्किल सेट में इंजीनियरिंग नहीं है, एमबीए नहीं है, ये सब आपने नहीं किया, आपकी फैमिली की अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, अगर आप उस तबके को बिलोंग करते हैं, तो भी देयर आर शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो इस चीज को कॉम्पनसेट कर देते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है कि 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री से ही आप पाइथन सीख पाएं, देखिए या आप आज C++ डेवलपर हो पाएं। आप 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्सेज से यू कैन जस्ट एक्सेलरेट योरसेल्फ। उस आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। बार बार मैं इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ क्यों लेकर आ रही हूँ, क्योंकि ये एक्सटर्नल ब्लेमिंग जो है ना, बाहर की तरफ विदाउट कि ये सब मेरे सर्कमस्टांसेस का की वजह से मेरा आज ये हाल है। थोड़ा अंदर जाओ, थोड़ा द जर्नी विद इन करो और सोचो कि आपके हाथ में कौन से फैक्टर है जिसको आप मूव कर सकते हो। नहीं तो वहीं खड़े रहोगे और इन्फ्लेशन आगे बढ़ रहा है, रिसेशन भी आगे आगे आने वाला है, और सब चीजें हो रही हैं, लाइफ आगे निकलती जाएगी और आप वहीं रह जाओगे। तो मैं ये कॉन्वर्सेशन ये कर रही हूँ ताकि आप एम्पावर कर सको खुद को उस चीज को देखने में जो आपके हाथ में है। राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम लोग फाइनेंसर्स जब देखते हैं यही देखते हैं कि मेरे हाथ में क्या नहीं है, और वहां से इनसिक्योर होते रहते हैं, डरते रहते हैं और अपने एंजाइटी को बढ़ा लेते हैं। तो वी शुड फोकस ऑन दैट। मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेस का डेफिनेशन है ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स व्हिच यू कांट कंट्रोल एंड नॉट एक्टिंग ऑन थिंग्स व्हिच यू कैन कंट्रोल। तो मार्केट्स गिर गई, ईरान ने इजराइल पे, अब तुम क्या जाके नेतन्याहू से बात करोगे या वो खिमेनी से बात करोगे कि भाई मत लड़ो? तुम तो नहीं कर सकते ना, या मोदी जी भी नहीं कर पा रहे, कोई भी नहीं कर पा रहा। नो ग्लोबल लीडर इज एबल टू डू दैट। ठीक है, तो मार्केट तो गिरेगी, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पर तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? अपनी तनख्वाह बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ, इतना पैसा इन्वेस्ट करो कि आपके परेशानी ना हो, अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो कि कल को ऐसी रिसेशन में जॉब चली जाए, कुछ हो जाए बहुत बड़ी बात, तो भी आप 6-9 महीने निकाल लो, ये आपके कंट्रोल में है। अच्छा, मनी माइंडसेट के बारे में बात करें तो हमने एक चीज़ जो बात की ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज़ कि अपनी जॉब से इतनी नफरत मत करो, इतना हेट मत करो। शायद इस पूरी कॉन्वर्सेशन जो अब तक कर चुके हैं वहां तक व्यूअर्स को समझ में आ गया कि क्यों हेट नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ को बहुत हेट करोगे तो उसको ढंग से नहीं कर पाओगे, हर वक्त उससे चिड़े रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, प्रोडक्टिविटी भी डाउन जाएगी। तो डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट है पूरी जॉब को लेकर, जहां से आपकी प्राइमरी इनकम आ रही है, वो कुछ अच्छा नहीं है, वो बल्कि रिपेल कर रहा है मनी को। अब ऐसा माइंडसेट कैसे बनाया जाए जो पैसे को अट्रैक्ट करे, जो अबंडेंस को अट्रैक्ट करे, क्योंकि नफरत, नेगेटिव इमोशंस में तो आप कुछ सीधा अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो वो कौन सा माइंडसेट होगा जहां से आप चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो, पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो? देखिए, अबंडेंस का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, मतलब ज्यादा चाहिए हमारे को, और सबको ज्यादा चाहिए। तो मैं मानता हूं कि अबंडेंस में सबसे पहली चीज होती है कि आप अपना गोल सेटिंग करो। मैं कहता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, फाइनेंस वालों से ज्यादा किसी को नहीं आता, क्योंकि हमें सिखाया जाता है। अगर मैं CFA में, हमारे कोर्स था जिसमें हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करते थे कि आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल बेस्ड होनी चाहिए। अब गोल क्या है? आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मुझे 4 साल बाद रेंज रोवर स्पोर्ट्स चाहिए, तो वो मेरा एक गोल है, तो मेरे लिए वो अट्रैक्शन भी है। तो मैं उसको लिखूंगा, मैनिफेस्ट करूंगा कि भैया मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। पर मैनिफेस्ट करके चद्दर ओढ़ के सो जाऊं तो काम बनने नहीं वाला। प्लानिंग, एक प्लान चाहिए मुझे उसके लिए। उस प्लान के मूविंग पार्ट्स होंगे। क्या मूविंग पार्ट्स होंगे? मुझे मंथली कितनी इनकम लानी है, मुझे मंथली कितना इन्वेस्ट करना है, मुझे मंथली कहाँ इन्वेस्ट करना है, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। ये 4 मूविंग पार्ट्स होंगे। तो अब मुझे बता, अगर मुझे रेंज रोवर स्पोर्ट चाहिए, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, तो मुझे एटलीस्ट 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना है। तो मुझे 4 साल में 50 लाख रुपए का कॉर्पस चाहिए। यानी अगर मैं देखूं तो मोटा मोटी मुझे महीने का मिनिमम कहूंगा तो भी 70-80 हज़ार रुपए निवेश करना पड़ेगा। अब 70-80 हज़ार मुझे अगर निवेश करना है तो मेरी इनकम एटलीस्ट 3-4 लाख की होनी चाहिए, या 2-3 लाख की होनी चाहिए। तो अब मैं 3 लाख की इनकम कहां से जनरेट करूं?
तो फिर मैं वर्कआउट करूंगा, अच्छा मेरे पास देने को क्या है, मेरे पास देने को फाइनेंशियल कंसल्टिंग है, या फिर कोचिंग है, या फिर कंटेंट है। अच्छा, अब मैं कहां से कितना पैसा ला सकता हूं? पहले महीने तो 3 लाख आएगा नहीं, तो पहले महीने क्या आएगा, दूसरे महीने क्या आएगा, कितना टाइम मुझे लगेगा मैं 3 लाख पे पहुंचूंगा, और कितना टाइम लगेगा 3 लाख से हो सकता है 5 लाख पे पहुंच जाऊं, 6 लाख पे पहुंच जाऊं। अब मेरा ना प्लानिंग चालू हो गई है। हम इसे कहते हैं WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि जो मुझे गोल अचीव करना है उसकी प्लानिंग चाहिए, इनकम की प्लानिंग चाहिए, एक्सपेंस की प्लानिंग चाहिए, कहां पैसा डालूं उसकी प्लानिंग चाहिए, कितनी देर पैसा डालूं उसकी प्लानिंग चाहिए। तो जब मैं ये प्लान बना लेता हूं, मेरे सामने वो प्लान होता है, तो मेरे एक्शंस आ जाते हैं। अच्छा, तो मुझे अगर महीने में 20 क्लाइंट्स को सर्विस करना है, मुझे 20 क्लाइंट से 20-20 हजार रुपए लेने हैं ताकि मैं 4 लाख रुपए बना सकूं। अब वो 20 क्लाइंट्स कैसे आएंगे, उसके लिए मैं रिवर्स वर्क करूंगा, उसके लिए रिवर्स वर्क करूंगा, एवरीथिंग विल सडनली फॉल इनटू प्लेस। और ये ब्रेन बहुत मैजिकल चीज है। द मोमेंट यू गिव इट अ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन, वो ना पीछे पीछे काम करना चालू कर देता है। और सबकॉन्शियस माइंड को दो, क्योंकि अगर आप कॉन्शियस माइंड को दोगे ना तो वो कंटेस्ट करता है। आप है ना इंस्ट्रक्शन सबकॉन्शियस माइंड को यूज करो। एक बार के लिए कंटेस्टिंग भूल जाओ, बोलो यार मैं कैसे कमाऊंगा, मैं तो आज 50,000 कमाता हूं, मैं 3 लाख कैसे कमा लूंगा। तो द मोमेंट यू हैव सेड दिस, अब आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप कह सकते हैं हाँ यार मैं आई थिंक मैं कमा सकता हूं 3 लाख रुपए, लेट मी मेक अ प्लान। तो तब आप प्लानिंग पे बैठते हो, फिर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हो, कुछ वीडियोस देखते हो, कुछ ट्यूटोरियल्स देखते हो, कुछ बुक्स पढ़ते हो, कुछ करोगे, आप एक्शन लोगे। तो अबंडेंस जो है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम गोल सेटिंग। और वो गोल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो लिख दो। और मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको गोल रियली इंपॉर्टेंट है तो आप अकाउंटेबल हो जाओ उस गोल के लिए। आप दुनिया को जाहिर कर दो, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वो बोलेंगे तुम पागल है, कहां से तू रेंज रोवर स्पोर्ट लेगा, कैसी गधे जैसी बात कर रहा है, इतनी महंगी गाड़ी है। तो आपने अब उसका वो ले लिया, अब तो वो चैलेंज हो गया है, तो चलो अब तो करना ही करना है। सो अबंडेंस जो है उसके लिए पहले आप गोल सेट करो, गोल सेट करने के बाद गोल का प्लान बनाओ। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन चालू की, मेरे को क्या पता था ये होगा, पॉडकास्ट होंगे, क्लिप्स वायरल होंगी, मैं इंस्टाग्राम पे आऊंगा, इंस्टाग्राम मल्टीप्लाई कर जाएगा विद इन 6 मंथ्स, या यूट्यूब मल्टीप्लाई। आई डिडंट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दिस, आई जस्ट डिड माई वर्क, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। जो आप कर सकते हो आप करो, जो आप नहीं कर सकते हो उसके बारे में स्ट्रेस मत लो, फिगर आउट करो अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो, दैट्स इट। सो मुझे जो एक फॉर्मूला लगता है वो यहाँ पे ये लगता है कि 90% आपकी प्रिपेयर्डनेस है, आप कितनी तैयारी कर रहे हो, 10% कहीं ना कहीं रूम फॉर मैजिक होता है, Yes. लक होता है। किसी किसी के साथ वो मैजिक हो जाता है, किसी के साथ नहीं होता है, नहीं भी होगा ना तो वो डिलेड बाद हो में जाएगा, आगे हो जाएगा। एग्जैक्टली। इट्स नॉट कि कोई नहीं कोई होगा। अपनी दूसरी पिक्चर से स्टार बन जाएगा, कोई हाँ। शायद 20 पिक्चर्स, कोई शायद 200 करे, बिल्कुल। लेकिन वो आप अपनी प्रिपेयर्डनेस लगाते रहो तो मैजिक और लक भी आने लगता है मैं आपकी राजकुमार life में। राव का देख रहा था। आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम इन अ मूवी वाज गैंग्स ऑफ वासेपुर, व्हिच वाज 15 इयर्स बैक, 2009-10 की मूवी थी वो। एंड टुडे यू सी हिम बिकम अ सुपरस्टार। व्हाट अबाउट दोस 9 इयर्स? और आपने नोटिस भी नहीं किया होगा शायद 9 उस साल मूवी तो में दिखे। उनको। हाँ, अब जाके जब अब जाके हिस्ट्री पढ़ अरे रहे हो यार, उनकी, हाँ ये तो कि ये अच्छा वहाँ गैंग्स था। में भी था ये। अच्छा, पीयूष मिश्रा का देखिए, अब जाके पढ़ो, अच्छा इस मूवी में इसने ये रोल किया था, हाँ। साइकिल चला के जो बंदा आ रहा था वो ये था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी's फर्स्ट रोल वाज इन Exactly. सरफरोश, जहां पे उसको थप्पड़ पड़ रहा होता है पुलिस स्टेशन में। एंड यू नो सी दैट्स द सेम थिंग। अगर आप मैंने आपको जैसे बताया म्यूचुअल फंड का, मैंने म्यूचुअल फंड क्रैश किया और मैं उसके बाद वेट किया तो मैं ऊपर चला गया। यही अगर उस टाइम पे नवाज या फिर राजकुमार राव या ये लोग जो है, अगर इनको छोटे रोल्स मिलते रहते और ये छोड़ देते तो वो बड़ी कंपाउंडिंग नहीं आ पाती। वो बड़ी कंपाउंडिंग आए बिकॉज दे वर एट इट। दे नेवर थॉट कि यार मेरे रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं, मेरे रिटर्न्स नहीं आ रहे। आउटकम समटाइम्स ये ना हॉकी स्टिक की तरह है, इट फर्स्ट गोज डाउन एंड देन इट जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर जाता है। पर इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, और एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज मिनिमम अ मैटर ऑफ 5 years। आप अगर 1825 दिन दे सकते हो तो आप कोई भी काम चालू करो। मिनिमम अगर आप 1000 दिन दे सकते हो तब तो चालू करो। मैं लोगों को ये कहता हूं कि 1000 को ना अपने बोर्ड पे उल्टा लिख दो, और हर दिन जब जब कम हो तो उसको कम करो। तो 1000 हो गया, अब 999 लिख दो, 1000 पे क्रॉस मार दो, फिर एक दिन और हो गया 998। मतलब जब तक जीरो ना आए ना, चुपचाप अपना काम करो, जीरो एक्सपेक्टेशन। इसके बीच में कुछ हो गया, दैट्स योर लक। वो मैजिक हो वो गया तो मैजिक हो है। गया। अगर हो गया तो, हाँ। नहीं हुआ तो बी एक्साइटेड, बी एनर्जेटिक, बी एट इट एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क। हमें लगता है जो नॉर्मल तरीका है वो मैजिक है, और जो मैजिक नहीं है वो कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजी को हमें चेंज करना पड़ेगा और रीवायर करना पड़ेगा खुद को। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो फाइनेंस स्पेस में होती है वो होती है लोन की। कौन से तरह के लोन्स लेने चाहिए और कौन से तरह के लोन्स नहीं लेने चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर बिटवीन 20 to 30 year old? See, any lifestyle loan should not be taken. अगर आपको कोई चीज उधार पे खरीदनी पड़ रही है तो आप उसके लायक नहीं हो अभी। सिंपल बात है। यू आर नॉट रीच दैट लेवल टू गेट इट। अगर आप आईफोन नहीं खरीद पा रहे हो, यू हैव टू गेट ऑन अ 12,000 रुपी EMI, तो यू आर नॉट मेड फॉर इट, राइट? तो अपने आप की सक्षमता बढ़ाओ, और अगर आपको चुल है तो रूल बनाओ, ठीक है? या तो आप मान लो कि भाई अभी आप सक्षम नहीं बने,
कि आप नहीं खरीद सकते। मैं हमेशा लग्जरी को लेके एक ही बात कहता हूँ, इफ यू कैन बाय इट ट्वाइस, बाय इट वंस। अगर आपका इमरजेंसी फंड नहीं हिट होता, अगर आपकी इंश्योरेंस के प्रीमियम नहीं हिट होता, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हिट नहीं होती, अगर आपकी बजट हिट नहीं होती, उसके बाद अगर आप कोई चीज 2 बार खरीद सकते हो तो आप एक बार खरीद लो, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। सी व्हेन यू पुट योरसेल्फ अंडर सर्टेन रूल्स, अंडर सर्टेन डिसिप्लिन्स, आपका पैसे का नुकसान कभी नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज है, जो डेट की आपने बात करी, वो आप एक लिमिट में रखो अपने इनकम के, एंड दैट लिमिट शुड नॉट एक्सीड 20%। 20% के नीचे रहे, बहुत कंफर्टेबल हो। तो अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो 20,000 मैक्सिमम कह रहा हूं, आउटर शुड बी योर EMIs ऑन लग्जरी आइटम्स। उससे ज्यादा आपकी EMI लग्जरी आइटम पे नहीं होनी चाहिए। लग्जरी आइटम आपकी गाड़ी भी हो सकती है, कुछ आपका भी हो फोन भी हो सकता है, कुछ कोई भी भी हो सकता है, लाइफस्टाइल कोई एक्सपेंस भी लाइफस्टाइल एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा आ गया जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ये सब से दूर हो तो पहले अपनी सक्षमता बढ़ा दो, और 2x का रूल है मेरा। तो इफ आई कैन बाय इट ट्वाइस, आई विल बाय इट वंस, एल्स आई विल नॉट बाय इट। इट्स ओके, आई विल इंक्रीज माय इनकम या फिर आई विल लीव द गोल, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फोमो नहीं है। तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये हो गई, अगर आप कोई एसेट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो एसेट जब आप क्रिएट कर रहे हो, समझो आप घर ले रहे हो या फिर आप कुछ और ऐसी चीज ले रहे हो, तो आप ये देखो कि उस एसेट को खरीदने से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, और क्या आपकी इनकम जो है उस एसेट के लोन का निवारण या फिर चुकता कर सकती है। उसके बाद उधार लो। किसने मना किया उधार लेने से? अब गुड डेट और बैड डेट में हम बात करें तो गुड डेट ये है जिससे एसेट क्रिएट होते हैं, बैड डेट वो है जिससे लायबिलिटी क्रिएट होती है। बस यही सिंपल मैथमेटिक्स है। जब हम एसेट और पैसा बनाने की बात करते हैं, मुझे ना नवल रविकांत का मैं किताब में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो पैसा है, मनी जो है, अगर आपको पैसा बनाना है तो मनी इज बेसिकली टूल फॉर ट्रांजैक्शन। अगर आप उस माइंडसेट से आओगे तो एक अलग माइंडसेट है, और अगर एसेट बिल्ड करना है तो वो एक वेल्थ बिल्ड करने वाला माइंडसेट है, और वो एक डिफरेंट माइंडसेट है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नवल रविकांत की हर बात गोल्डन है, ऑब्वियसली। रॉकस्टार आदमी, रॉकस्टार हैं। दूसरे रॉकस्टार वॉरेन बुफे हैं, रॉकस्टार्स के रॉकस्टार्स वॉरेन बुफे, और तीसरे आपके वॉरेन बुफे एंड चार्ली मंगर, ऑब्वियसली इज पार्टनर, एंड थर्ड इज मॉर्गन हाउसल। तो अगर आप इन सब की बात सुनेंगे तो मैं ओरिजिनल इनके जो इन सब के ग्रैंडफादर जो है वो चाणक्य ही हैं। ये सारा अर्थशास्त्रों में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपको ये कह रहे हैं कि आपको हमेशा ऐसी चीजें क्रिएट करनी चाहिए जिससे आपके लिए रिकरिंग इनकम बने। ये सारी चीजें हमारे लिखी हुई हैं। आप एक ही चीज याद रखना कि अगर आपने शुरुआत की लाइफ लायबिलिटीज खड़ी करने में निकाल दी तो आप जिंदगी भर फ्रीडम नहीं पा पाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन योर लाइफ इज योर टाइम। अगर आज आप अपना टाइम बेच रहे हो तो उसकी कोई रीजन हो सकता है, पर अगर जिंदगी भर अपना टाइम बेच रहे हो तो आप फूलिश हो, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी। अगर मेरे साथ के जो मेरे कॉलीग्स थे जिन्होंने मेरे साथ MBA करी, वो भी मेरे जितने ही ठीक ठाक हैं, अच्छी सैलरीज पे हैं, 10-15% ऊपर नीचे होता है, बिकॉज ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम ऑलमोस्ट द सेम बैच। बट दे व्हेन आई was growing and they were growing, they chose lifestyle over freedom. I chose freedom over lifestyle. आज उनके पास महंगी गाड़ियां हैं, घर हैं, पर उनके पास 20,000 रुपए नहीं है कि वो एक SIP कर पाए। उनके पास रिजर्व फंड्स नहीं है, उनके पास उनके बजट्स नहीं है, और वो अगले 10-15 साल स्ट्रगल करेंगे। तो दे चोज दैट, मैंने नहीं चूज किया। मैंने चूज किया, अगर मेरे पास मर्सिडीज खरीदने की हालत थी तो मैं होंडा सिटी चला रहा था। तो आई सेव दैट मनी एंड आई इन्वेस्टेड इन माई फ्यूचर फ्रीडम। भाई वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी बोला था, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो थोड़ा खून दो भाई, कुछ साल तो खून देना पड़ेगा ना, तभी आज़ादी आएगी। आज़ादी कम्स एट अ कॉस्ट, फ्रीडम इज नॉट चीप, इट कम्स एट अ कॉस्ट। तो दैट कॉस्ट इज टू कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर डिमांड्स, और एटलीस्ट रेगुलेट देम। मैंने कहा कंट्रोल करके जीरो कर दो, रेगुलेट तो करो। जो कर सकते हो वो करो, एक इक्वेशन बना दो। उस इक्वेशन में चीजें बैठेंगी तो होंगी, उस इक्वेशन में चीजें नहीं बैठेंगी तो नहीं होंगी। सो मैं जब रियल एस्टेट में था तो वी वर इन लैंड एक्विजिशन। तो I was working with a group called Kanakya. तो विकास ओबरॉय इज देयर चेयरमैन, एंड ये बहुत बढ़िया केस स्टडी है। 2010 में उनका IPO आया था, देयर इज समवेयर अराउंड 1027 करोड़। देखिए, जब आप IPO से पैसा लेते हैं, जनता से पैसा लेते हैं ना, तो जनता आपको पैसा इसलिए देती है ताकि आप उस पैसे को ग्रो करें, ठीक है। नहीं तो वो भी FD में डाल सकते थे, वो भी अपना रिस्क फ्री रिटर्न्स रख सकते थे। उन्होंने आपको पैसा दिया क्योंकि वो शेयर प्राइस को डबल होना देखना चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अब विकास ओबरॉय को उस 1000 करोड़ से जमीनें लेनी थी, ठीक है, ताकि वो नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ सके। भाई ने 2 साल जमीन ही नहीं ली। हर क्वार्टर में एनालिस्ट उससे पूछ रहे हैं कि भाई तुमने जमीन क्यों नहीं ली, तुम्हारे पास तो कैश में पड़ा है पैसा, तुम तो FD का रिटर्न कमा रहे हो, इससे अच्छा निवेशक को वापस कर दो। बोलता है नो, मेरे पास अभी कोई डील ही नहीं है। बोलता आपके जैसे के पास डील नहीं। बोला डील है, पर मेरे को जो सेट हो वैसी डील नहीं है। ठीक है जी, फिर अगले क्वार्टर मिलते हैं, वो सेम आंसर दे रहा है, फिर अगले क्वार्टर में सेम आंसर दे रहा है। और यहां हमारी कंपनी ये देख रही है कि मैं कौन सी डील उठा लूं, बस उठा लूं। दिस मैन डिड अ डील आफ्टर 2 years। 8 क्वार्टर उसने सबको जवाब दिया
अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रहा है, काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, शेयर प्राइस ज्यादा बढ़ रहा नहीं है। एंड देन ही डिड अ डील विद टाटा स्टील, उसने टाटा स्टील की एक बहुत बड़ी जमीन का पार्सल बोरीवली में खरीदा। आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज अ 1600-1800 crores के आसपास की जमीन थी। एंड दैट प्रोजेक्ट इन itself today is going to give him more than 12,000 crore rupees of revenue. मैं कहाँ आ रहा हूँ कि उस आदमी ने, उसको पता है मेरे रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, वहां फिट होगा तो मैं लूंगा, नहीं फिट होगा तो कोई भी मेरे पे कितना भी प्रेशर डाल दे मैं नहीं लूंगा। एंड टुडे ओबेरॉय रियल्टी इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग रियल एस्टेट कंपनीज इन द कंट्री। तो व्हेन समटाइम्स इन शॉर्ट टर्म आपको लगेगा कि यार मैं तो काम ही नहीं कर रहा, मैं तो एक्टिविटी नहीं कर रहा, जैसे आपने कहा कि मैंने कन्फाइन कर लिया, बहुत कन्फाइन कर लिया, बट जब आप रूल ओरिएंटेड हो जाते हो, है ना, तब आप ऑटोमेटिकली बहुत सॉलिड ग्रो कर जाते हो। संजय, इससे मैं अब दूसरी रियल एस्टेट की कॉन्वर्जेशन पे आती हूँ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत लोग पूछते भी हैं और बहुत पॉपुलर है। वो ये कि घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए? देखिए, इसके नाम वेरिड आंसर्स हैं और इसमें कोई एक एग्जैक्ट आंसर लगता नहीं है, बट मैं आपको इसका फ्रेमवर्क दे देता हूँ। हर व्यक्ति अपनी एक्सिस्टिंग सिचुएशन को इस फ्रेमवर्क से कंपेयर कर ले एंड देन दे कैन डिसाइड वेदर दे वांट टू रेंट और बाय। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब आप यंग होते हैं तो आपके लिए फर्स्ट मैंने जो चीज़ बोली कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने ब्रेन में, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा गेन है। तो अगर आप वही पैसा ब्लॉक कर देंगे और उसकी ईएमआई बांध देंगे तो आपके पास दो प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी क्योंकि ईएमआई देनी है, और दूसरा आपको जो पैसे अवेलेबल थे अपने माइंड में इन्वेस्ट करने के, वो आपने ब्लॉक कर दिए। तो अब आप फंस गए, अचानक से फंस गए। तीसरी फंसावट इसमें ये हो जाती है कि आपका अगर आप समझे आज दिल्ली में और आपको कल को दुबई में ऑफर मिल जाता है तो आप जा ही नहीं पाते। फिर आपको रहता है यार मेरा घर है, मैं क्या करूं, कैसे बेचूं, फटाफट बेचूंगा तो ठीक से बिकेगा, नहीं बिकेगा। चौथा, इलिक्विडिटी होती है, क्योंकि घर ना एक साथ बिकता है। जैसे म्यूचुअल फंड में ना आप यूनिट बेच सकते हो, अगर मेरे पास 10 लाख यूनिट है तो मैं 10,000 यूनिट भी बेच सकता हूँ। पर घर में मैं ऐसा नहीं है कि किचन बेच दूं, बाथरूम बेच दूं, टॉयलेट बेच दूं, सब अलग नहीं हो सकता ना, मेरे को पूरा घर बेचना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और पांचवी जो चीज लोगों को लगती है कि भाई घर मेरा है, घर आपका नहीं है, घर बैंक का है। अभी पेपर आपके नाम पे है पर घर बैंक के पास है। अगर आप 3 महीना ईएमआई नहीं भरोगे तो घर बैंक आके आपको बाहर कर देगा। जैसे लैंडलॉर्ड आके बाहर करेगा वैसे बैंक भी आके बाहर कर देगा। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि बैंक आपसे 9% चार्ज करता है, लैंडलॉर्ड आपसे 2% चार्ज करता है। तो शुरू में जब आप यंग हैं, आपके पास कैपिटल नहीं है। और तीसरी चीज, अगर आज आप भारत में कोई भी टियर ए शहर में दो बेडरूम का घर लेते हैं, वो 70-80 लाख रुपए से नीचे का नहीं है। शायद ज्यादा का ही होगा, मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 70-80 लाख का। तो अगर 70-80 लाख का, तो पहले 20 लाख तो आपके पास डाउन पेमेंट होनी चाहिए। और अगर आप 60 लाख का लोन ले रहे हो तो 50,000 की किस्त होनी चाहिए। 50,000 की किस्त के लिए आपकी तनख्वाह 1 से 1.25 लाख रुपए होनी चाहिए। तो 20 लाख डाउन पेमेंट, 1.25 लाख की इनकम, बताओ कितने लोगों के पास है? तो अगर वो है ही नहीं तो आप वैसे भी नहीं खरीद सकते। तो माइट एज वेल वो ये 80 लाख रुपए का जो घर है उसमें आप रेंट पे रह लो। वो रेंट उसमें मुश्किल से 15,000 रुपए महीने का पड़ेगा, 20 का पड़ जाएगा, तो आप अफोर्ड कर सकते हो उसको रहना। तो अफोर्डेबिलिटी इज नॉट वेरी हाई इन इंडिया। यू आर यंग, आप ये करो कि पहले आप अपने ग्रोथ करो, अपनी तनख्वाह बढ़ाओ। उसके बाद जब आपके पास इनफ रिसोर्सेज हो, आपको क्लियर हो कि मुझे इस शहर में लंबा समय रहना है, इस जॉब में बहुत लंबे समय रहना है, आपके बजट्स हिले ना, आपकी इनकम इक्वेशंस में वो सेट हो जाए, तो आप ले लो घर, कोई प्रॉब्लम। इस कॉन्वर्जेशन का दूसरा पहलू ये है कि आपके पेरेंट्स या भी जो एल्डर्स आपको एडवाइस करते हैं उसको एब्सोल्यूट तरीके से मत लो, क्योंकि वो एक ऐसे टाइम से एडवाइस कर रहे हैं जहां पे ये 20 टाइम्स का गैप नहीं था। वो ऐसे टाइम से एडवाइस कर रहे हैं जहाँ पे एक जगह पे रह के ही जॉब करना सही माना जाता था। तो वो एक टाइम बहुत डिफरेंट था। ऐसा नहीं कि वो आपका भला नहीं सोच रहे हैं या फिर वो पूरी होलिस्टिक सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं, बट वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके टाइम की समझ और आज के टाइम की समझ में बहुत फर्क है। देखिए, हाउसिंग के भीष्म पितामह जो रहे हैं वो रहे हैं दीपक पारेख जी, हु वाज द फाउंडर इन अ वे ऑफ HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। उनकी एक इक्वेशन है, बहुत सुंदर इक्वेशन, अगर आप वो फॉलो कर लो ना, आप अपने आप डिसाइड कर लोगे आप घर खरीद सकते हो कि नहीं। Your house cannot be more than 4 to 5 times of your annual income. अगर आप 80 लाख का घर खरीदना चाहते हो, यानी कि मिनिमम आपको 20 लाख रुपए की तनख्वाह चाहिए, जो मैं बता रहा था, 1.25 लाख रुपए महीना चाहिए। अगर 5 टाइम्स कर लोगे तो आपको 16 लाख की चाहिए, वही 1.25 लाख रुपए महीना चाहिए। तो आप घूम फिर के सब कुछ कर लो, तो ये इक्वेशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए कि आपका एनुअल इनकम का 4 से 5 गुना इज द मैक्सिमम यू कैन गो फॉर अ हाउस। अब आपकी इनकम है 3 लाख रुपए, मुझे बताओ 15 लाख में क्या मिलेगा? और उसमें भी आपका आज स्ट्रेस लेवल क्या है, आप उस जॉब को और टाइम तक करने में खुश भी रहोगे कि नहीं रहोगे, वो सब भी आपको एंड यू डोंट नो वेदर यू विल बी हियर इन दिस सिटी और नॉट। आप तो एवेन्यूज ढूंढ रहे हो कि मैं देश से बाहर चला जाऊं या इस शहर से बाहर चला जाऊं, कुछ करूं। नहीं, मतलब आपने 15-20 साल का लोन ले लिया, बट आज आप अपनी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं फील करते हो, या आपको लगता है कि मुझे कुछ और पैशन है, मुझे कुछ और करना है, तो उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आपने लोन में अटका लिया अपने लोगों को। मैं आज की डेट में देखती हूँ मेरे जो फ्रेंड्स जिन्होंने लोन्स में अपने आप को नहीं फंसाया, वो लोग 35 में भी कुछ नया स्टार्ट करने का हिम्मत रख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने
उस सर्कल में चले गए, वो निकल ही नहीं पा रहे। निकल ही नहीं पाते। कितना भी पैशन आपको बुला रहा है, कितना भी पर्पस आपको बुला रहा है, बट यू कांट गो इन दैट डायरेक्शन बिकॉज यू हैव लायबिलिटीज। तो इसलिए लोग कहते हैं कि इफ यू वांट टू लव योर जॉब टेक अ होम लोन। तो इससे क्या है, अब आपको करनी ऑप्शन ही नहीं पड़ेगी। बचेगा, अब आपको प्यार करना ही पड़ेगा जॉब से। बोले यार कुछ भी करो, जाना तो है क्योंकि EMI आ चुकी है। एब्सोल्युटली। एक और कॉन्वर्जेशन जो मैं इवॉल्व करना चाहूंगी, मैंने कुछ साल पहले किताब पढ़ी थी, पैशन इकोनॉमी। अच्छा। मुझे ऑथर का नाम तो भूल गया, लेकिन हाँ, पैशन इकोनॉमी, बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का उसका कवर है, एंड आई रेड इट ब्यूटीफुल। तो अब जो वर्ल्ड है वो पैशन इकोनॉमी की तरफ जाते जा रहा है। एक एवरीबडी वांट्स टू फॉलो देयर पैशन एंड ऑल ऑफ दैट। और पैशन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं लोग पैसिव इकोनॉमी की तरफ भी जाना चाह रहे हैं कि मेरी पैसिव इनकम क्या है। जो मैं एक्टिव इनकम है, जो मैं अपनी नौकरी से या अपने जिस भी धंधे से कमा रहा हूँ वो तो है, बट पैसिव क्या है, जो अपने आप मेरा पैसा बढ़ रहा है या मुझे कहीं से मिल रहा है या मैं उसका कोई सोर्स जनरेट कर रहा हूँ। सो प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो पैसिव इनकम होती क्या है, एंड सेकेंडली हाउ डू वी जनरेट इट। देखिए, पैसिव इनकम कैन बी पैसिव इनकम इज वेरी, यू डोंट हैव टू वर्क, सिंपल सी बात है। आप एक्टिव इनकम मेहनत करो, पैसा कमाओ। पैसिव इनकम बहुत कम मेहनत करो, बहुत ज्यादा पैसा कमाओ, या फिर जीरो मेहनत करो, पैसा कमाओ। दैट्स इक्वेशन इज कि जब हम आउटकम टू एफर्ट रेशियो बढ़ने लग जाता है, उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। अभी जब एक्टिव इनकम है तो आउटकम टू एफर्ट रेशियो फॉर एग्जांपल 1 है, कि आपने 1 घंटा काम किया तो 1 घंटे के पैसे मिले। पर जब आप कोई सिस्टम क्रिएट कर लेते हो, जब आप कोई लेवरेज क्रिएट कर लेते हो, चाहे वो डिजिटल लेवरेज है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवरेज है, चाहे वो ह्यूमन लेवरेज है, यानी कि आप दूसरों का समय खरीद के उनसे काम करवा पा रहे हो और उससे ज्यादा अच्छा आउटकम जनरेट कर पा रहे हो, तो दैट इज लेवरेज। तो जो लेवरेज करना जानता है वही पैसिव इनकम क्रिएट करना जानता है। लेवरेज इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी हो सकती है, आप लॉन्ग समय के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे आपको रिटर्न्स बनते रह सकते हैं। सो पैशन को मैं उतना वो नहीं करता, बिकॉज पैशन से मोनेटाइजेशन नहीं होती है। पैशन डजंट लीड टू मोनेटाइजेशन, पैशन ओनली लीड्स टू पैशन। मोनेटाइजेशन इज द रियल पैसिव इनकम। आपके पास एक पैशन है, आपके पास पैशन है, आप बहुत अच्छा योगा करते हैं, या पैशन है आप बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, या बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर लेते हैं, या बहुत अच्छा पॉडकास्ट, बट हाउ डू यू मोनेटाइज इट? रिलेट हो रहा है ना मुझे। अभी 2 साल हो गए ना, तब सारे जो मैंने नंबर्स पीछे धकेल रखे थे कि मैं 100 एपिसोड्स बनाने के बाद सोचूंगी कितना पैसा लगा, क्या ठीक हुआ। है, फिर भी मैं कहूंगा कि आपने, मैं वो चार्ट बना रही हूँ तो नाउ आई कैन रिलेट टू इट मोर। तो मोनेटाइजेशन की कैपेबिलिटी इंडियंस में बहुत कम है, क्योंकि हम है ना बड़े डरे हुए सेलर्स हैं, हम बड़े गिल्ट सेलर्स हैं। अरे यार, मैं कैसा लगेगा अगर मैं किसी से लैक ऑफ नॉलेज से भी आ रहे हैं, हमें वो मॉडल्स भी नहीं पता है, हमें मॉडल्स भी नहीं पता, और ना हम बुक्स में पढ़ना चाहते हैं, ना हम किसी कोच को इसमें हेल्प लेना चाहते हैं किसी से। टुडे इंटरनेट सेलिंग हैज बिकम सो इजी, इट हैज बिकम सो वाइड एक्सेप्टेड। थोड़ा टाइम डालोगे, आप अपना ऑर्गेनिक भी कर सकते हो, इनऑर्गेनिक भी कर सकते हो, सीख सकते हो, सिखा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। यूट्यूब इन इटसेल्फ इज गोइंग टू गिव यू रिकरिंग इनकम। अगर आप यूट्यूब पे चैनल खोले तो देयर आर मेनी मेनी मेथड्स टू जनरेट रिकरिंग पैसिव इनकम। ठीक है, रिकरिंग एंड पैसिव। पैसिव होता है कि एक तो बिना मेहनत किए, रिकरिंग होता है बिना मेहनत किए आता रहेगा। आपने एक पेड़ उगा दिया आम का, अब वो हर सीजन फल देगा। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही सीजन दो के बाय बाय कर देगा, थैंक यू सो मच। वो देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। तो दैट इज रिकरिंग ऑल्सो, बार बार आता रहेगा। तो किसी को भी पैसिव इनकम बनानी, सिर्फ पैशन से काम नहीं चलेगा। पैशन इज व्हाट विल सेल, बट फर्स्ट यू नीड टू नो हाउ टू सेल। आपको बेचना आना चाहिए, और वो बेचने के लिए आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी कि सेलिंग कैसे करते हैं, परसुएट कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ऑफरिंग कैसे क्रिएट करते हैं, डिजिटल कैसे आप अपना लेके जाते हो। ये सारी चीजें जब आप क्रिएट करोगे, और इसमें बुक्स हैं, इसमें कोचेस हैं, इसमें वीडियोस हैं, यू कैन स्टडी दैट एंड यू कैन स्टार्ट। एंड पैशन को आप अपने एक्टिव इनकम के साथ साथ स्टार्ट करो। जैसे आपने कहा, वो एक आपके फ्रेंच व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रेंच सीखी और योगा सीखी, धीरे 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 उन्होंने मेहनत करके साइड हसल को एक एक्टिव अपना बिजनेस बना लिया। तो दे कैन वेस्ट 6 hours binge watching any shit, but they can't spend 1 hour watching some good podcast or some good video or some good book कि भाई मैं कुछ पढ़ लूं और अपने लिए कुछ क्रिएट कर लूं। सो इट इज लैक ऑफ पीपल्स ओन क्या कहते हैं विल, कि वो ये सब नहीं क्रिएट कर पाते। नहीं तो पैसिव इनकम क्रिएट करना आज के जमाने में ईजीएस्ट है एज कंपेयर टू व्हाट वी हैड सम 15-16 years बैक। संजय, अभी तक हमने इस पूरी कॉन्वर्जेशन में बहुत सारे टॉपिक्स पर्सनल फाइनेंस को लेकर, फाइनेंशियल हैबिट्स को लेकर इवॉल्व किए हैं। हमने पर्सनल ब्रांडिंग की भी बात की। हर कोई व्यक्ति जो आज कहीं नौकरी भी कर रहा है या कुछ भी करना चाहता है, एक उनका पर्सनल ब्रांड है। अगर आपका एक लिंक्डइन प्रोफाइल है तो वो आपका पर्सनल ब्रांड है। अब वो कितना अच्छा होगा उसके बेसिस पे आपका जो एम्प्लॉयर है उसको देखेगा, आपकी यहाँ से कॉम्पिटेंस को जज करेंगे, आप कैसे व्यक्तियों से जज करेंगे। तो पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने फाइनेंस रिलेटेड गोल्स के बारे में बात की, माइंडसेट के बारे में बात की, अबांडेंस के बारे में बात की। नाउ आई वांट टू इवॉल्व दिस कॉन्वर्जेशन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे दिमाग में आ रहा है। वो आ रहा है कि जब म्यूचुअल फंड्स की बात होती है, SIPs की बात होती है,
तो हमको समझ नहीं आता है कि हम कौन सी वाली सिलेक्ट करें। अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, तो मुझे जब बोला गया कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश कीजिए, तो मैंने तो अपने बैंकर के पास गई और मैंने उन्हें बोला कि भाई तुम लगा दो, मेरे पैसे कैसे लगाने, मेरे पास मंथली इतना बजट है और आप लगा दो। और मैं एक लंबे ड्यूरेशन के साथ ओके हो गई कि मैं 10 साल 15 साल भूल जाऊंगी इस पैसे को और ये इतना मैं निकाल सकती हूँ हर महीने। उन्होंने सेट कर दिया। बट इफ समबडी वांट्स टू लर्न इट टुडे, हाउ डू वी सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड फॉर अस? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो गोल बेस्ड होते हैं, तो यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द गोल. गोल हैज टू बी स्मार्ट, इट हैज टू बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम ओरिएंटेड. अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 5 साल में गाड़ी चाहिए 10 लाख रुपए की, जिसके लिए 5 लाख रुपए मुझे डाउन पेमेंट चाहिए, तो मेरा क्लियर गोल हो गया अभी. अब इस गोल के हिसाब से बनता है आपका पोर्टफोलियो. एंड पोर्टफोलियो एसेंशियली सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं होता, बहुत कुछ और भी चीजें होती हैं. दूसरी चीज ये होती है कि जितना भी आपका टाइम फ्रेम बड़ा होता है, अगर आप 15 साल 20 साल का गोल लेके जाएंगे, तो ज्यादा पैसा इक्विटी में जाता है, कम पैसा डेट में जाता है. अगर आप छोटा टाइम फ्रेम लेके जाते हैं तो इक्विटी में कम पार्टिसिपेशन होता है, डेट में ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है. तो इस तरीके से पोर्टफोलियोज क्रिएट होते हैं. अब म्यूचुअल फंड अगर आपको सिलेक्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले जब आपने एलोकेट कर दिया कि अब मैं महीने का 10,000 रुपए एक स्मॉल एंड मिड कैप में डालूंगा, उसके अंदर जब आप जाते हैं तो उसमें 3-4 बड़ी चीजें आप देख सकते हैं. पहली चीज आप देखिए कि उसके 5 साल से ऊपर कि कितने अच्छे एनुअलाइज्ड रिटर्न्स रहे हैं. लोग क्या करते हैं, पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं और सोचते हैं यार ये फंड में डाल देते हैं. वो नेसेसरी नहीं है कि दैट इज अ गुड फंड. उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है रोलिंग रिटर्न्स का. तो रोलिंग रिटर्न्स में क्या होता है, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में रिटर्न्स बताता है. तो जितना ज्यादा रोलिंग रिटर्न्स जो है वो एवरेज रिटर्न्स के करीब होगा, उतना ही ज्यादा वो फंड अच्छा होगा. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. एक बैट्समैन है, वो कभी 10 रन बनाता है, कभी 100 बनाता है, कभी 70 बनाता है, कभी 150 बनाता है, कभी 30 बनाता है. उसकी एवरेज 50 है. और एक बैट्समैन है जो कभी 40 बनाता है, 45 बनाता है, 55 बनाता है, 60 बनाता है और उसकी भी एवरेज 50 है. हु इज अ मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन? द सेकंड वन, राहुल द्रविड़. ठीक है, राहुल द्रविड़. तो आप किस पे बेट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए? राहुल द्रविड़ पे, बिकॉज यू नो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही विल बी अराउंड हिज एवरेज. तो ये जो रोलिंग रिटर्न्स है, ये आपको बता देता है कि कितना परसेंट टाइम्स ये आदमी अपने एवरेज के आसपास रहा है या कितना परसेंट टाइम्स ये उससे दूर रहा है. तो रोलिंग रिटर्न्स जिसके अपने एवरेज के सबसे ज्यादा आसपास होंगे, वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए. तीसरा, आपको टोटल एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए. टोटल एक्सपेंस रेशियो बेसिकली आपको बताता है कि इस फंड में, इस पूरे फंड का कितना परसेंटेज जो मैनेजर है वो खुद के लिए रख रहा है, उनकी फीस कितनी है. अब ये जितनी कम होगी उतना ज्यादा अच्छा है, और उतने कम में सबसे अच्छा रिटर्न्स कौन दे रहा है. तो फीस को अकेले नहीं देख सकते, आपको फीस को रिटर्न्स के साथ देखना है. तो एक फंड है जिसकी फीस 1% है और रिटर्न्स उसके 25% है. एक फंड है जिसकी फीस 2% है, उसके रिटर्न्स 32% है. तो आई विल स्टिल गो विद 2%, जबकि 2% एक्सपेंसिव है, बट उसके रिटर्न्स उससे काफी बेटर है. तो आई एम ओके गिविंग दैट एक्स्ट्रा 1% बिकॉज दैट गाय इज मेकिंग मोर रिटर्न्स फॉर मी. तीसरा, हम एक रेशियो यूज करते हैं जिसे हम शार्प्स रेशियो कहते हैं. शार्प्स रेशियो बेसिकली आपको रिस्क रिवॉर्ड बताता है कि फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क यू हैव टेकन, हाउ मच रिटर्न्स यू हैव मेड. तो जितना, क्योंकि लोग है ना सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं, रिस्क नहीं देखते, तो जितना ज्यादा ये नंबर होगा उतना ज्यादा ये अच्छा होगा. तो अगर वो नंबर 1.5 है, तो यानी फॉर एवरी यूनिट रिस्क यू हैव टेकन, यू हैव मेड 1.5 टाइम्स रिटर्न, व्हिच इज अ गुड नंबर. तो इस तरीके से ये 3-4 चीजें अगर आप देख लेंगे तो ब्रॉडली यू आर सेट फॉर टू बाय अ म्यूचुअल फंड. ये तो म्यूचुअल फंड्स की बात हो गई. अब अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर बनाना है, कोई अपने 20 to 30 इयर्स की एज पर है, तो वो कैसे डिसाइड करे क्या सही रेशियोज होती है? और अगर कोई 30 to 40s में है, कैसे बदल जाती है एज के साथ? देखिए, एज के साथ नहीं बदलती. वंस अगेन इट इज अ वेरी बिग मिथ कि आपके पोर्टफोलियो एलोकेशंस एज के साथ बदलते हैं. पोर्टफोलियो एलोकेशंस एज के साथ नहीं, गोल के साथ बदलते हैं. तो अगर आपका, सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ 20-year-old kid and he has a goal of 5 years. I am at 40, I have a goal of 20 years. He can take less risk, I can take more risk. Because उसका 5 साल में गोल आ जाएगा. अगर मार्केट 3 साल, मैंने देखो मार्केट्स को देखा है, 4-4, 5-5 साल मार्केट रिटर्न्स नहीं देती, कभी कभी बिल्कुल फ्लैट ऐसे ऐसे चलती रहती है पानी की तरह. ठीक है, फिर कभी उछाल आता है, फिर कभी गिरा आता है. ये सब पार्ट है लाइफ का. अभी क्या बच्चों ने ना सिर्फ पिछले 4 साल में बुल रन देखी है, किसी दिन ऐसे गिरी ना परपेंडिकुलर नीचे, तो ये सारे आधे सुपड़े साफ हो जाएंगे, भाग जाएंगे छोड़ के. तो हम लोग बचेंगे उस टाइम. तो वो कहते हैं न्यूक्लियर गिरेगा तो कॉकरोच बचेगा, तो हम वही हैं. चलते रहेंगे हम. तो ये बेसिकली आपका गोल कितना लंबा है उसके बेस पे एलोकेशन है. जितना ज्यादा गोल लंबा होगा उतना आप इक्विटी में ज्यादा एलोकेट करोगे. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने आप पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गोल्ड जरूर रखें, क्योंकि गोल्ड एक गद्दे की तरह होता है. अभी वॉर होगी, इक्विटी नीचे गिरेगी, गोल्ड ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, पूरा पोर्टफोलियो ना इम्पैक्ट नहीं होगा, वो बैलेंस आउट हो जाएगा कहीं पे. तो आज तो गोल्ड खरीदना बहुत आसान है, डिजिटल गोल्ड है, ETFs है, बहुत कुछ है जिससे आप गोल्ड खरीद सकते हो और अपना निवेश कर सकते हो. तो आपका जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन गोल. जितना आपका गोल का ड्यूरेशन ज्यादा है उतना ज्यादा इक्विटी, और उस इक्विटी के अंदर भी अगर गोल बहुत लंबा है तो ज्यादा स्मॉल एंड मिड कैप में डालिए, बिकॉज स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में ताकत होती है वेल्थ को मल्टीप्लाई करने की. लार्ज कैप कंपनीज आपको बेसिकली सेव कर दी है,
एक पर्टिकुलर रिटर्न्स देती हैं, पर स्मॉल और मिड कैप वो कंपनीज है जो 10x 20x हो सकती हैं अगले 10 साल में। अब रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी हो 10x नहीं हो सकती, या इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू बिकम 10x। बट एक छोटी कंपनी है 500 करोड़ मार्केट कैप, 1000 करोड़ मार्केट कैप की, वो 10 गुना बहुत आराम से हो सकती है अगले 5-6 साल में। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, उसके बाद दिमाग में लगाएं, चुपचाप पैसा डालें और अपना काम करें। तो हमने जो बात की है वो की है एब्सोल्यूट एक्शनेबल इनसाइट्स की। आपको कैसे खुद को रिवायर करना है, खुद के माइंडसेट को रिवायर करना है, अपने आप को बेहतर समझना है, अपनी टॉलरेंस को बेहतर समझना है, अपने स्किल को बेहतर समझना है, वहां से इंप्रूव करना है। बेसिकली द जर्नी विद इन तो करनी पड़ेगी। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब जाते जाते मेरा आखिरी सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, और वो है उनकी सफलता की परिभाषा। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, और आप फाइनेंशियल सक्सेस की डेफिनेशन को कैसे यहाँ पे रीडिफाइन करोगे? देखिए, पहले तो मैं लाइफ को दूसरों की लेंस से नहीं देखता कि तो कुछ आप लोग सक्सेसफुल हो। कहेंगे। तो हाँ, तो मैं कभी भी किसी और के लेंस से, मेरे कोई कंपैरिजंस नहीं है, कोई फोमो नहीं क्रिएट करता, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सारी चीजें सिर्फ एंग्जाइटी क्रिएट करेंगी। और ये लाइफ एक हाईवे है, कोई ना कोई गाड़ी मेरे आगे होगी, कोई ना कोई आगे होगा, बहुत सारे पीछे भी होंगे, पर कोई ना कोई आगे होगा। मेरा काम है, मुझे जो हाईवे की स्पीड लिमिट है उसके हिसाब से ड्राइव करना, अपनी सीट बेल्ट पहनना, रिस्क मैनेज करना, और आराम से गाड़ी चलाते रहना और एंजॉय करते रहना साथ साथ। तो आई थिंक मेरी परिभाषा यही है कि डोंट थिंक व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, डोंट मेजर योर लाइफ बेस्ड ऑन अदर्स पैरामीटर्स। सक्सेस इज वेरी पर्सनल टू एवरीवन। मैं ऐसे भी व्यक्ति को जानता हूं जो साल का 1 करोड़ कमाता है और वो दुखी है, और मैं ऐसे भी व्यक्ति को जानता हूं जो साल का 5 लाख कमाता है, बहुत खुश है। तो ये आप अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करते हो, ये टोटली आपके हाथ में। पर एक चीज अगर आप अवॉइड करो, जो मैंने शुरुआत में बोला था, कि अगर आप किसी प्रकार का फोमो, रिग्रेट और गोल पोस्ट मूविंग अगर आप बचा लो अपने आप को, ये 3 चीजों से, which is very difficult, let me tell you, because क्योंकि it is लाइफ very आपको easier said एंटाइज than done। करती हाँ, है, राइट? क्योंकि इतना सोशल मीडिया अवेलेबल है, आपका पीयर ग्रुप है, और आगे बहुत आगे लोग- बढ़ने वाला है। सिर्फ बढ़ने वाला है। तो आई थिंक ये आप बेसिकली अगर बचा लो तो यू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। सेकंड, आई ऑलवेज लव टू चेंज माय रूम, इन द सेंस मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कमरा बदलते हो ना, आपका माइंडसेट बदल जाता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर बार ऐसे लोगों के ग्रुप में हूं जहां पे मैं रीजनेबली, मतलब ना मैं लीस्ट हूं ना मैं बेस्ट हूं, मतलब मैं कहीं बीच में हूं, ताकि मैं छोटों को सिखा भी सकूं, बड़ों से सीख भी सकूं। तो मैं कोशिश करता रहता हूं इवॉल्व करने की, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने की जो मुझसे आगे हैं, ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकूं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि चेंज योर रूम, चेंज योर लाइफ। तो जैसे आप अपना रूम बदलते हो, जो क्या कहते हैं, एसोसिएशन बदलते हो, उससे काफी कुछ बदल जाता है लाइफ में। और थर्ड है, मैं थोड़ा बहुत शास्त्रों को पढ़ता रहता हूँ। आई थिंक दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ इक्वानिमिटी एंड कामनेस, कि ये सब चीज़ों से बचने के लिए कि जो शील्ड चाहिए आपको, नॉलेज चाहिए, वो वहीं से आती है और कहीं से नहीं आती है। बहुत ही खूबसूरत बातें आपने यहाँ पे की, और एक एक बात आपने तो खैर 20-25 सेकंड में कह दी, लेकिन कोई अगर इसको रुक के अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करे और जेन्युइनली सोचे कि मैं कितने शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ। शास्त्रों का मतलब यही नहीं है कि आप वेदों को पढ़ें और उन किताबों को पढ़ें। आप कितना अपनी नॉलेज अपग्रेडेशन पर और Yes. ऐसे टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं जो आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस से शील्ड करेंगे, बिल्कुल। बचाएंगे आपको। आप उस पर कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं। आप ये हर रोज अगर बोल रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रहा है, पर आपका रोल उसको खत्म करने में अपने लिए क्या है? आपने क्या किया? आपने अगर कुछ नहीं किया है तो फिर वो तो मल्टीप्लाई होगा। इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई ओनली, देयर इज नो अदर वे। कभी भी आप सोचो कि आज मुझे स्ट्रेस पैसों का है, कल पैसे आ जाएंगे तो स्ट्रेस खत्म हो खत्म जाएगा नहीं ना, होने वाला। क्योंकि आपकी आदत है स्ट्रेस की, तो आप किसी हाँ, और चीज में ले लोगे, yes. फिर आप रिलेशनशिप में ले जाओगे, फिर आप किसी और। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न टू काइंड ऑफ रीवायर योर ओन सेल्फ, दैट हाउ आर यू सेफगार्डिंग योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट जो मुझे आपका लगा, जहाँ पे आपने कॉन्वर्सेशन खत्म की। तो मैं हमेशा कहता हूँ, शास्त्र हमारे शस्त्र हैं, अगर हम उनको ठीक से यूज कर ले तो ये सब पागलपन से बच जाएंगे, नहीं बचे तो देयर इज नो एंड टू। संजय, इस पॉडकास्ट पे मैं बहुत सारे डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लोगों को बुला चुकी हूँ, और एक चीज़ हाई अचीवर्स में कॉमन है, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी पावरफुल किताबें पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने आकर यहाँ पे भगवद गीता का जिक्र किया, जैसा कि आपने भी किया, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक कॉमन फील्ड से थे या कुछ, डाइवर्स पोर्टफोलियोज। एक डॉक्टर है, वो भी भगवद गीता में अपनी दुविधा के आंसर्स ढूंढ रहा है। एक आर्मी वेटरन है, जीडी बख्शी सराय, इतना कुछ भगवद गीता के बारे में बताते हैं ना। आप फाइनेंस से हैं, आप भी इसके बारे में बात करें, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जिसको हम कहीं सुनी बातें कहकर नकार देते हैं, या अपना जो इतिहास है, हिस्ट्री है, या जो नॉलेज और विजडम हमारे सामने है, उसको हम कंज्यूम करने के लिए लेजी हो जाते हैं। आई वुड रियली रिकमेंड कि इस पॉडकास्ट से अगर कुछ लर्निंग्स जा पाए तो ये उसमें से एक शुड बी अ हाईलाइट। एज आई सेड, शास्त्र हमारे शस्त्र हैं, वो हमारे शील्ड है।
अगर हम उनको ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो ये मॉडर्न डे प्रॉब्लम से हम बहुत आराम से बच सकते हैं, बहुत ज़्यादा आराम से बच सकते हैं। So on this note, Sanjay, thank you for joining me for this powerful conversation on the Journey Within podcast. और जितने viewers हमें देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम संजय को एक बार फिर से यहाँ बुलाएं और कुछ और फाइनेंस के टॉपिक जो आपके रह गए हैं, जो सवाल रह गए हैं या जिसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, बिकॉज संजय तो ही कम्स फ्रॉम अ वेल्थ ऑफ नॉलेज। उन्होंने बहुत साल खुद पर्सनल इन्वेस्ट करके भी देखा है, मार्केट को स्टडी भी किया है और बहुत सारे दूसरे लोगों के पोर्टफोलियोज मैनेज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कंसल्ट भी कर रहे हैं। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस जो इनके लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू संजय फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ एपिसोड। आई एम श्योर इस एपिसोड से आपने बहुत पावरफुल लर्निंग्स लिए होंगे। सबसे अच्छी बात क्या लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपके कोई सवाल हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं, जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं मिली है, वो भी लिख कर बताइए। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उनके जवाब आप तक ढूंढ कर ला पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये जर्नी द जर्नी विद इन की जर्नी को हमारे लिए पूरा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो डू सपोर्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।